Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, थर्मोडायनामिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, कर दो यार बंद। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग हंस क्यों रहे हो इतना? चलो, तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, है ना? क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तुम लोगों ने? अर्जुन, तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तुमसे? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ? सारे हो गए? कुछ तो हुए, ऐसे होंगे ना जो नहीं हुए। ठीक है, देखो थर्मोडायनामिक्स हम बताए ना, ऐसे ही पढ़ा जाता है बेसिकली। उसमें कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं, तो कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, अब उस पे हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। क्या? अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट अब हमसे क्यों पूछ रहे हो ये? वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट गूगल में देखो, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, ठीक है। ये सब्सटेंस है, इसको हम कुछ हीट सप्लाई करते हैं। सपोज वी सप्लाई सम हीट टू इट, ठीक है। क्यू हीट हमने सप्लाई किया, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज किया कितना, डेल्टा टी, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर डेल्टा टी राइज कर गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू, मान लो इसका सब मास m था, ठीक है ना। तो ऐसे लिखोगे m, और स्पेसिफिक हीट मान लो s है, और इनटू dt, ऐसे लिखोगे ना। Q हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू दिस मच। अब अगर हम देखो मान लेते हैं कि एक कंटेनर में हमने कुछ वाटर लिया, इस वाटर का मास mw है, ठीक है। और dt टेम्परेचर हमें राइज कराने के लिए, ठीक है ना, हमें उतना ही हीट सप्लाई करना पड़ रहा है Q जितना इसमें है। तो मतलब दोनों सिचुएशन इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए। ठीक है, दोनों सिचुएशन इक्विवेलेंट हो गया। तो हम यहाँ पे बेसिकली कहेंगे कि इस सब्सटेंस का जो वाटर इक्विवेलेंट है ना, उसका मास कितना होगा? mw, ठीक है ना। तो मतलब कभी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है ना कि इसका वाटर इक्विवेलेंट इतना है, तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि उस ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट वाटर का कितना मास होगा। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब हो गया मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर है ये, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू गिवन सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस। ठीक है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ, मतलब इन टर्म्स ऑफ हीटर, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज के टर्म में कह सकते हो, ठीक है ना। इसे हम लोग वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट जब दिया हुआ होता है ना, तो देखो इसका मतलब क्या है कि Q इक्वल टू यहाँ पे भी हीट सप्लाई करने पे उतना ही, देखो या mw, और इसका यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो जाएगा, और इनटू डेल्टा टी, ठीक है ना, सॉरी डेल्टा टी। तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट कितना हीट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पता करना है ना, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मास लिखने की जरूरत नहीं है, या उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट लिखने की जरूरत नहीं है। हीट एब्जॉर्ब लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक वाटर इक्विवेलेंट जो दिया हुआ है ना, वो मास ऑफ वाटर यूज करोगे, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट अगर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? वाटर इक्विवेलेंट को यूज करना है, ठीक है ना। और स्पेसिफिक हीट वाटर का यूज करना है, ठीक है ना। तो ये वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ गया ना, मास, ये क्या है? मास ऑफ वाटर है, ये मास ऑफ वाटर है, ठीक है ना ये, ठीक है। मास ऑफ वाटर को ही वाटर इक्विवेलेंट कह दिया जाता है, ठीक है। ये समझ लो आपके लिए वाटर इक्विवेलेंट हो गया, वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये वाटर इक्विवेलेंट है। एनी क्वेश्चन, और कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
अच्छा जस्ट अ मिनट। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो जानते हो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें लिखा होता है वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो मैं समझ लो मास ऑफ वाटर को यूज करना है हीट कैलकुलेट करने के लिए, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मतलब ये यूज नहीं करना है, इसको इसकी जरूरत नहीं है, इसको यूज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया सॉल्व नहीं हुआ, कोई ऐसा ऑनलाइन से बताइए आप लोग। इज देयर एनी क्वेश्चन? 24 तुम लोग हमें लग रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, है ना? एक मिनट देखते हैं कौन सा असाइनमेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक मिनट। हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? 20? एक मिनट, 24। चलो एक क्वेश्चन देखो, देख रहे हैं ये लोग, देखो यहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये एक मिनट बता रहे हैं, बता। ठीक है, तो ये TFR का क्वेश्चन है 2015। इसमें लिखा गया है एन आइडियल डायटोमिक गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T equal to 0 degree Celsius, then it expands reversibly and adiabatically to 5 times its volume. Okay, अच्छा देखो इसमें जो है ना, so final temperature will be approximately, ठीक है। देखो एक्चुअली जानते हो हम ये सोचे हुए थे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अभी 1-2 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर काइनेटिक थ्योरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अभी काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे ना, तो हम सोचे थे कि डायटोमिक मोनोएटमिक वगैरह यूज डिस्कस करेंगे। देखो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ना, गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1 + 2/f। एफ इसमें बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो थोड़ा सा बता देते हैं कि क्योंकि इसमें जो है ना ये डायटोमिक वर्ड यूज हो रहा है, एफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कितने वेरिएबल्स, मतलब उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स की जरूरत है, ठीक है ना, ये बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते हो कि जैसे कोई देखो एक सिंगल पार्टिकल है और स्पेस में मूव कर रहा है, तो इसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी ना, एक्स वाई और जेड, है ना। तो इसलिए मोनोएटमिक F इक्वल टू 3 लिखा जाता है मोनोएटमिक गैस के लिए, मोनो एटोमिक गैस। अगर कोई मोनोएटमिक गैस है तो उसके लिए F इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझ रहे हो क्यों 3 हुआ, कि जैसे देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है ना, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, एक्स वाई और जेड। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो डायटोमिक गैस अगर होगा ना, तो F इक्वल टू हम लोग बेसिकली क्या कह रहे हो, तो देखो डायटोमिक गैस है अगर, ठीक है ना, डायटोमिक गैस
तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डायोटमिक में फिर बात होती है रिजिड और नॉन रिजिड की। तो रिजिड अगर, ठीक है ना, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता है, ठीक है। देखो 5 इस तरह से बोलते हैं बेसिकली कि जैसे मान लीजिए अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स, दो ठीक है ना, रोटेशन। और इसके नहीं, मतलब अभी हम कोऑर्डिनेट के पॉइंट व्यू से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 3 कोऑर्डिनेट्स मान लो इसके भी हैं, ठीक है ना। इसको कई तरीके से समझा जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 6 कोऑर्डिनेट्स, तो 6 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है ना। अब इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर देखोगे ना, तो इन रिजिड है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा कि इनके बीच में एक डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जैसे इसका कोऑर्डिनेट x2 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x1, ठीक है। फिर y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया। इज दैट ओके? तो देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा कि डिस्टेंस ये नोन है, तो हम लोग यहाँ पे 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो है ना, जैसे 6 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, अगर आप 5 का वैल्यू पुट कर दोगे ना, तो ये एल नोन होने की वजह से 6th वैल्यू निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो इसमें बोला जाता है कि 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 हो गया। कुछ लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए जैसे एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो सिंगल मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा ना, तो जैसे ये मूव कर रहा है, तो इसके वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो हमें 3 वेरिएबल्स समझ लो, वेलोसिटी है तो 3 कंपोनेंट तो हो गए 3 डायमेंशन में, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब जैसे ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी के भी 3 कंपोनेंट होंगे, लेकिन साथ में इसमें रोटेशन भी हो सकता है, देयर कैन बी रोटेशन, ठीक है ना। ये इस एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद रोटेशन हो सकता है। देखो इसके अबाउट ध्यान रखोगे, इसके अबाउट रोटेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है ना, तो अपने एक्सिस के बाद उसका रोटेशन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें फिर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि मान लो 3 ट्रांसलेशन हो गया, जैसे ट्रांसलेशन वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, और 2 रोटेशन हो जाएंगे। एक देखिए रोटेशन बेसिकली इस एक्सिस के बाद होगा, और एक रोटेशन इस एक्सिस के बाद होगा। तो अब डायोटोमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ठीक है ना। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड का होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस चीज को जानते हो, एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इतना ही बता देते हैं, ठीक है ना, कि मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और डायोटॉमिक रिजिड का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नॉन रिजिड वगैरह हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया ना आइडियल डायोटोमिक गैस, तो डायोटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, ठीक है। रिजिड नॉन रिजिड नहीं बोला गया ना, रिजिड मान लेते हैं, ठीक है। देन इट एक्सपैंड्स रिवर्सिबली टू adiabatically and adiabatically to 5 टाइम इट्स वॉल्यूम, ठीक है, इट्स फाइनल टेम्परेचर। तो फिर ये तो डायरेक्ट देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में 0 डिग्री टेम्परेचर है, बाद में बोला गया है टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो देखो हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यही होता है ना, टी वी टू पावर गामा माइनस 1 यही निकलता है ना। टी वी टू पावर गामा में पी को हटाते हो आप, आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आइडियल लिखा हुआ है ना, देखो एक बार इसमें आइडियल आइडियल बोला गया है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस के लिए ही ये रिलेशन ट्रू है, रियल गैस के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 और V2 टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो T1 हमारा 273 दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 273 लिख दोगे, ठीक है ना। और V1 को हम समथिंग V0 लिख देते हैं, गामा का वैल्यू हमारा ये डायटोमिक में 5 है ना, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/5 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 7/5, ठीक है ना। एफ का वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7/5 मतलब 2/5 ही बचेगा यहाँ पे, इसमें से फिर वही बात है कि हम -1 तो कर ही रहे हैं। तो ये T2 हो गया, और यहाँ पे 5 टाइम्स बोला जा रहा है, 5 टाइम्स, और V0 5 टाइम्स वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, 2/5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो V0 कैंसिल हो गया, तो T2 इज इक्वल टू 273 और डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2/5, ठीक है। क्वेश्चन यही था, देखो ये TFR 2015 का क्वेश्चन है, उसमें 24 नंबर लिखा हुआ था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में।
इसमें देख लो, एक मतलब एक बार हो सकता है नंबरिंग का कुछ डिफरेंस हो, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ एन आइडियल डायटोमिक गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में दिया हुआ था, 5 टाइम्स वॉल्यूम हो गया, फाइनल टेम्परेचर बोला गया है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना, बस यहाँ से हमारा फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर यूज करके, ठीक है। तो हमारा ये आंसर केल्विन में निकलेगा, ये ध्यान रखो, इन सभी में यहाँ पे टी केल्विन में पुट किया जाता है, ठीक है। तो केल्विन में निकल जाएगा, तो फिर आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, तो हम जो भी आंसर आ रहा है देखो 273/5 और -273 कर दोगे इसको, ठीक है। तो ये फिर आंसर आ जाएगा। -130 आ रहा है। हाँ, -130 और डिग्री छोड़ो ना, उसको इसको छोड़ दो, ठीक है ना। 273, ठीक है। कितना बता रहे हो, कितना आंसर आ रहा है? -130 डिग्री सेल्सियस। 130 डिग्री, 30 लिख दो डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, तो ये निकल गया, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। तो बेसिक क्वेश्चन है ये सभी। तुम लोग देखो, एक बात बता रहे, क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तुम लोगों ने अटेम्प्ट क्वेश्चन। कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ जो नहीं सॉल्व हुआ। हाँ, इसका मतलब अटेम्प्ट नहीं किया हो तुम लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अटेम्प्ट करो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे पता चल जाता है। सर क्या कह रहे हो? हम बोले थे ना कल के अभी 1-2 दिन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं करेंगे देखो, थ्योरी में ऐसा लगता है ना कि जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते ना, उनको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं थ्योरी में। उस टाइम बोले थे ना जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो फिर अब कुछ दिन तो हो ही गया। कारणों का पूछ लेंगे। 1 मिनट, नहीं उस टाइम हम 2-4 दिन पहले बोले थे कुछ दिन बाद, तो फिर कुछ दिन तो हो ही गया ना अब। चलो ठीक है, हम कुछ अभी थ्योरी भी डिस्कस कर देंगे, 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कौन सा बोल रहे हो तुम लोग? इसमें देखो 1 मिनट पहले इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। कौन सा बोल रहे हो? 20? सर एक 53 की 71 1 मिनट देख लेते हैं। एक 53 बता रहे हैं लोग और फिर 71। 53 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है देखो, इन ए सेटअप 2 chambers 1 and 2 are closed by thermally insulated material. चैम्बर 1, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें असाइनमेंट में, आप लोग देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ए सेटअप इन ए सेटअप 2 chambers 1 and 2 are enclosed by thermally insulated material। मतलब 2 chambers हैं, ठीक है ना, और एक चैम्बर मान लो ये है, इसको चैम्बर 1 बोला जा रहा है। चैम्बर 1 में आइडियल गैस है, ठीक है ना, दिस इज आइडियल गैस, ठीक है। इसमें आइडियल गैस है और इसका प्रेशर दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू 100 एटमोस्फेयर। आपको पता है ना, 100 एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है 10⁵ होता है। तो अगर इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो चैम्बर 2 कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। अब इसके साथ मान लो एक चैम्बर 2 है, ये चैम्बर 2 है, ये वैक्यूम है यहाँ पे, ठीक है। सो 2 चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय ब्रेकेबल सील, ये मतलब ये पार्टीशन है, ठीक है ना। ये चैम्बर 1 और चैम्बर 2 है ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेज बिफोर द सील इज ब्रोकन टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर 1 इज T1 इनिशियल। इसका टेम्परेचर को हम लोग बोल रहे हैं T1 इनिशियल, ठीक है। और इसमें आइडियल गैस है, देखो ध्यान रखोगे। Then the seal is broken, the gas is allowed to rush to the chamber 2. The volume of chamber 2 is 100 times the volume of chamber 1। मतलब इसका वॉल्यूम जो है ना, इसके वॉल्यूम का 100 टाइम्स है, ठीक है। The V2 is 100 times V1, ऐसा है। When the pressure in the 2 chamber becomes equal and their respective final temperature are T1 final, T2 final, which of the following statement is true, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा। तो ये तो देखो मतलब ऐसा है ना, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे वैक्यूम था, अब क्या हो रहा है कि हम लोग इसमें गैस को जो है एक्सपैंड करने दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अगर देखें इसमें ये थर्मली इंसुलेटेड है, दिस इज
थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है ना, ये थर्मली इंसुलेटेड है। तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि बेसिकली ऐसा है ना सिचुएशन कि अगर हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखते हैं डेल्टा Q1, ठीक है ना, या एक मिनट इसको देखो ऐसे सोचो, देखो इसमें बोला गया है कि दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया है, ठीक है ना, इसका प्रेशर हो गया मतलब स्टार्टिंग में इसका प्रेशर तो 100 ATM दिया हुआ है, इसका प्रेशर कितना है, 0 है, वैक्यूम है तो प्रेशर 0 हो जाएगा, P2 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब बोला जा रहा है कि देखो सिचुएशन ऐसा हो गया कि मान ली इस चैम्बर को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया गया। अब यहाँ पे बस ऐसे ही देखो एक पार्टीशन जैसा ऐसा बना देते हैं, ठीक है ना, तो इसका प्रेशर भी P हो गया और इसका भी प्रेशर P हो गया। अब इसको बोला जा रहा है T1 फाइनल इस रीजन में, और इसको बोला जा रहा है T2 फाइनल, T2 फाइनल, ओके। तो ये सिचुएशन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें बेसिकली ठीक है ना, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। देखो इसको अगर हम इस तरह से देखें, देखो क्या होता है कि क्या बोल रहे हो, नहीं नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन जो है ना बस ऐसा ही इसमें नंबर ऑफ मोल दिया हुआ नहीं है शायद, है ना। सर पहले दोनों चेम्बर का टेम्परेचर सेम था या अलग? अरे एक में तो कुछ गैस ही नहीं है तो उसका टेम्परेचर तो कुछ होगा ही नहीं ना, तो इसमें लिखा है ना, कहाँ गया, इन a setup two chamber 1 and 2 are enclosed by thermally insulated material. Chamber 1 contains ideal gas at 100 atmosphere. Chamber 2 is completely evacuated. The two chambers are separated by breakable seal. Before the seal is broken, the temperature of the chamber 1 is T1 initial. Then the seal is broken. The gas is allowed to rush to chamber 2. The volume of chamber 2 is 100 times the volume of chamber 1. When the pressure इन द टू चैम्बर बिकम इक्वल देयर रिस्पेक्ट, ठीक है ना, प्रेशर दोनों का इक्वल हो गया, तो हमें बताना है कि फाइनल टेम्परेचर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये सभी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना, फिर ये इस तरह से देखो, अगर हम इसको इस तरह से देखें, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो है ना देखो क्या होगा इस पे कि पहली बात तो ये थर्मली इंसुलेटेड है, तो इसमें कोई हीट इंटर बाहर से नहीं कर रहा है, इट इज थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है, इट इज थर्मली इंसुलेटेड, सो नो हीट इज एंटरिंग इनटू इट, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अगर देखो इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये वैक्यूम है, ठीक है ना, वैक्यूम है तो एक तरह से इस गैस का क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, देयर इज फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, देखो अगर हम इस तरह से देखते हैं, देखो एक मिनट पहले ऐसा समझ लो, मान लो एक बलून है, ठीक है ना, इसमें आइडियल गैस हमने फिल कर दिया, आइडियल गैस, और ये बलून सपोज करो बस्ट कर गया वैक्यूम में, तो वो गैस एक्सपैंड करेगा ना, वैक्यूम एवरीवेयर है, तो गैस का कोई गैस को कोई अपोज नहीं करेगा एक्सपेंशन से, ठीक है ना, फ्री एक्सपेंशन इसी को कहते हैं, मतलब नथिंग इज अपोजिंग इट, ओके। तो आपको याद है फ्री एक्सपेंशन जब भी बोला जाता है, फ्री एक्सपेंशन, तो उसमें वर्क डन हम लोग कितना बोलते हैं, वर्क डन इज 0, ठीक है ना। तो अगर हम इसको भी ऐसे मानते हैं कि इधर वैक्यूम है, ये गैस इसको ब्रेक कर दिया गया, तो इसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, फ्री एक्सपेंशन, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन शुड बी 0, वर्क डन 0 होगा, ठीक है ना। और डेल्टा क्यू तो इसमें हीट तो एंटर 0 कर रहा है, तो हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये 0 है, वर्क डन 0 है, ठीक है ना, वर्क डन 0 है, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यू इज कांस्टेंट, यू कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि यू अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में टेम्परेचर, आइडियल गैस है ना, तो आइडियल गैस का यू तो टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके से तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जो होगा दोनों का T2, जैसे T2 फाइनल, ठीक है ना, T2 फाइनल विल बी इक्वल टू T1 फाइनल, ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू T1 इनिशियल, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, सो दैट शुड बी द आंसर, ओके। लेकिन देखो इस ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना बेसिकली यही होना चाहिए, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन भी अगर हम लगाएंगे ना,
ठीक है, आंसर जानते हो, यही आना चाहिए। आई होप दिस शुड बी द आंसर। ठीक है ना, देखो जरा इसका आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर तो यही है। हाँ तो यही हो, ये बता दीजिए, मतलब जब T1 फाइनल और T2 फाइनल और T1 के बराबर क्या कह रहे हो? जब T1 फाइनल और T2 फाइनल है वो तो इक्वल हो गया, मतलब हाँ तो इंटरनल इक्वल ही, एनर्जी तो और इक्वल ही तो लिखा गया है ना, इक्वल ही लिख दिया गया है। ठीक है, बट ठीक ये है देखो, T1 इनिशियल के बराबर है। टेम्परेचर कांस्टेंट प्रूव कर दिया गया ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर हर जगह सेम ही रहेगा। देखो ये बोला गया ना, अब देखो हीट एंटर नहीं किया है, फ्री एक्सपेंशन है ये, दिस इज, इसको हम फ्री एक्सपेंशन कह रहे हैं। ठीक है ना, फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में, ठीक है, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस है तो इसमें वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो कर दोगे, ये जीरो हो गया, तो डेल्टा यू जीरो, तो यू कांस्टेंट प्रूव कर दिया ना। यू कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। तो फिर इनिशियल के इक्वल होगा, क्यों नहीं होगा इक्वल? टी जब कांस्टेंट प्रूफ करने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, वो इनिशियल के इक्वल ही रहेगा। ठीक है ना, ये नहीं है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम, देखो एक होता है ना इक्विलिब्रियम में, दो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे कि यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहे कि ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे यू कांस्टेंट है, मतलब टी कांस्टेंट है, टी चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे टी इज नॉट चेंजिंग। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, है ना। याद है कि जब फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस का होता है तो हम बोल रहे थे कि उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, दिस वी हैड डिस्कस्ड। ओके, ओके, लेकिन ये ध्यान रखोगे कि अगर फ्री एक्सपेंशन किसी रियल गैस का होगा ना तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें जानते हो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है कि आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी हम लोग लिखते हैं, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ऐसे लिखते हो ना, F/2 NR और इंटू टी, ये सिर्फ टी का फंक्शन है। बाद में आप पढ़ोगे, ठीक है ना, रियल गैस के लिए क्या होता है, रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना गैस का, पहले वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम इतना हो गया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है उसमें। ठीक है ना, तो इंटरनल एनर्जी उसमें कांस्टेंट नहीं रहता है। ओके, अभी हम चलो थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर देंगे वो रियल गैस, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं होगा तो। ठीक है, ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर हम्म, 39। कार्नो इंजन से पूछ सकते हैं क्या? क्या कह रहे हो, कार्नोट? कार्नोट इंजन से पूछ सकते हैं सर? एक बार पहले इससे पूछ लो, उसके बाद, क्योंकि फिर बार बार सर स्विच करना पड़ता है ना। 39 बता दो। एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, फिर कार्नोट इंजन का भी करा देंगे। ठीक है, 39, देखो 39 क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें लिखा गया है कि पीटी डायग्राम दिया हुआ है, देखो ऐसे करके पीटी डायग्राम बना हुआ है, पी वर्सेस टी। तो ये पीटी डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इसको बोला गया है ए, और ये सी है और ये बी है। ठीक है, अब इसमें बोल दिया गया है एसी इज आइडियाबेटिक, ये जो है ना आइडियाबेटिक है। ठीक है, ये आइडियाबेटिक है। सो फाइंड द कोरिस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम बनाना है, इसका पीवी डायग्राम बनाना है, पी वर्सेस वी। तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, आप ऐसे देखिए, ये बता दिया कि आइडियाबेटिक प्रोसेस है, तो ए टू सी आप इसको क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे ए टू सी अगर ऐसे जाते हो, ठीक है ना, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ पे ए टू सी, इसमें भी आइडियाबेटिक, तो पीवी डायग्राम में आप जानते ही हो ऐसे ही बनता है, थर्मल भी ऐसे बनता है और आइडियाबेटिक भी ऐसे। तो हम ऐसा करते हैं ना, ए टू सी पहले बना देते हैं, ये हम बोल दिए इसको आइडियाबेटिक है ये, क्योंकि आइडियाबेटिक तो आप जानते हो ना, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से ऐसे ही ग्राफ आता है। ठीक है ना, ये बन गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे, अब इसमें देखो क्या है कि ये वाला ये बी टू ए क्या है, ये आइसोथर्मल है। टेम्परेचर देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आइसोथर्मल हो गया, आइसोथर्मल लाइन है ना, और ये हो गया आइसोबारिक, आइसोबारिक है ये। तो अब यहाँ पे देखो सी से टेम्परेचर देख रहे हो घट रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना, तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक आइसोबारिक लाइन बनाना है, जिसमें देखो हम लोग जानते हैं टी वी टू द पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ऐसे ही होता है ना। तो अगर देखिए इसमें अगर हम सी से बी में जाते हैं, ठीक है ना, सी से बी में अगर ऐसे गए, ठीक है ना, तो सी से बी में जाओगे ना तो बेसिकली टेम्परेचर घट रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, इनवर्सली रिलेटेड है ना, तो वॉल्यूम को बढ़ाना है हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए एक आइसोबारिक, ये आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम को बढ़ाना है,
ऐसे ही होगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, क्योंकि गामा तो सर हमेशा मोर देन टेम्परेचर 1 होता डायरेक्टली है। प्रोपोर्शनल। क्या कह रहे हो? सर आइसोबारिक में तो सर वॉल्यूम और टेम्परेचर वो डायरेक्टली आइसोबारिक है सर, आप आइडियाबैटिक अच्छा सॉरी, आइडियाबेटिक हो गया, हाँ आइसोबारिक है ना, हाँ ठीक है। तो इसमें ये वाला आइडियाबेटिक था, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो आइसोबारिक में क्या होगा कि अगर टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घटेगा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे पी प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम को घटा देते हैं, इसमें टेम्परेचर घट रहा था, है ना, तो वॉल्यूम ऐसे घटा दो, ऐसे तो ऐसे घट जाएगा। यहाँ पे ऐसे सी से बी आ गया। अब उसके बाद आइसो बी टू ए जो है ना आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल तो आप जानते हो, कुछ ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना, तो ये हो गया। क्या है? नहीं, वो तो जब हम बनाएंगे, मतलब ऑप्शन को चेक करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो पता चल जाएगा, स्लोप के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, हम ऑप्शन देख करके नहीं बना रहे थे ना, हम डायरेक्ट खुद ही ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो हमारे पास पीवी डायग्राम ऐसा बना हुआ है, हम बिना ऑप्शन को बिना देखे हुए ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ऐसा हो जाएगा ना। ये आइडियाबेटिक लाइन तो हम ऐसा जानते ही है। अब ये आइसोबारिक है, आइसोबारिक में सॉरी वो हम गलती से लगा दे रहे थे पीवी, वो आइडियाबेटिक में लगता है ना, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन तो हर प्रोसेस में लगता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सभी प्रोसेस में आप लगा सकते हो। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर घट रहा है मतलब वॉल्यूम भी घटाना है, तो सी से बी में वॉल्यूम घटेगा, इधर ऐसे डिक्रीज करा दिया गया। अब बी टू ए तो बोला ही गया, ये आइसोथर्मल, देखो देख रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल ग्राफ ऐसे थोड़ा कर्व्ड बनता है, ये बना दिया गया, ठीक है ना, ये बन गया, ठीक है। तो इसका एक मिनट देखते हैं, इसका ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो। तो इसका देखने में कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप लोगों को? सर ए ऑप्शन। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट लगेगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर इसमें जो एडियाबेटिक कर्व है उसका स्लोप तो ज्यादा होगा, मतलब इस आइसोथर्मल से। इस स्लोप तो वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या कह रहे हो, स्लोप? सर एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से। आइडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से। हेलो सर। हाँ सर जो एडियाबेटिक का स्लोप, कर्व का स्लोप है वो आइसोथर्मल से ज्यादा है, तो वो नीचे रहेगा, मतलब वो नीचे वाला जो कर्व है वो एडियाबेटिक हो जाएगा। वो एक्सटेंशन में आता है। सेंटिंग एक तो मिनट, एक मिनट, इसमें हमें ए अगर इस तरह से देखा जाए तो ए और बी, अच्छा ए और सी, अच्छा अच्छा बी होना चाहिए, है ना, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा हम लोग जो है ना ये ऐसे कर दिए। एक मिनट देखो, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई, एक मिनट, अगर ऐसे देखें हम लोग, सबसे पहले किसको बना दिए, एसी, एसी को अगर बना दिए इस तरह से, एसी, नहीं ये तो सही कह रहे हो तुम लोग, यहाँ पे इसका स्लोप जो है ना, इसका स्लोप ज्यादा लग रहा है देखने से, इसका स्लोप कम लग रहा है ना। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, जैसे इस यहाँ से देखो यहाँ तक देखते हैं, ठीक है ना, स्लोप ही निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ किया हमने, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर, ऐसे देखते हैं देखो ये, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें स्लोप अगर निकालेंगे ना, स्लोप तो ऐसे निकलेगा ना, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा पी और बाई डेल्टा वी, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे पहले भी क्लास में कि अगर, ठीक है, तो डेल्टा पी डेल्टा वी जो है ना बेसिकली हमारा ये आइडियाबेटिक में ज्यादा होता है ना, क्योंकि ये पी वी टू पावर गामा वाले से देख सकते हो, पी वी टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, तो ये हम लोग निकालते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, तो इसमें आइडियाबेटिक में ज्यादा होता है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि डेल्टा पी तो दोनों में सेम हो जा रहा है, ए से बी ये गया और ए से सी, डेल्टा पी सेम, और इसमें आइसोथर्म में ये कम हो रहा है, और आइडियाबेटिक में देख रहे हो यहाँ से यहाँ ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा, तो ये ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आइडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, ठीक है ना। आइडियाबेटिक का स्लोप निकालते हो ना यहाँ से, तो आइडियाबेटिक का देखो, आइडियाबेटिक का स्लोप निकालते हैं हम लोग, आइडियाबेटिक स्लोप निकालते हो तो आप माइनस गामा टाइम्स शायद पी बाई वी ऐसे निकलता है ना। इसको इसको इसमें एल एन ले लोगे, एल एन लेकर के डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये माइनस गामा टाइम्स इतना आएगा। और अगर आइसोथर्मल का स्लोप निकालते हैं, आइसोथर्मल, ठीक है, तो इसका निकलता है स्लोप कितना, माइनस पी बाई वी, ऐसे ही निकलता है ना, पीवी टू पावर गामा, सॉरी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट से, ये आइसोथर्मल का स्लोप निकलेगा, ठीक है ना, स्लोप आइसोथर्मल स्लोप, ठीक है।
हाँ तो उस पॉइंट व्यू से सही कह रहे हो तुम लोग। इसमें जो है ना ये बेसिकली, तो देखो इसमें चलो इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ये आइडियबैटिक लाइन है, एक आइसोथर्मल लाइन है, तो हम ऐसे कह सकते हैं डायरेक्टली कि इसका ग्राफ जब बनेगा ना तो और एक आइसोबारिक लाइन बनाना है, तो हमें मतलब ऐसे देखना होगा कि ये मतलब एक ये इस तरह से कुछ ऐसा ग्राफ तो बनेगा ये ऐसा, ठीक है ना, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो ये बनेगा हमारा आइसोथर्मल और ये बनेगा हमारा आइडियबैटिक और ये हमारा आइसोबारिक हो गया पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम ये क्वेश्चन एक में मिनट शायद हाँ तो ये हमारा आइडियबैटिक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, ये आइडियबैटिक। हाँ क्या कह रहे हो क्वेश्चन में? क्वेश्चन में शायद साइकिल का डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो हम वहां पर सर आपने जब बोला था ना जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो एक्चुअली इंक्रीज होगा, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन नहीं गिवन है ना, साइकिल कैसा घूम रहा है। हाँ ये साइकिल का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, हाँ, इसी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो हमको मतलब ये जो है नहीं ना पता देखो कि यहाँ पे मतलब नहीं, एक्सटेंशन इसमें एक मिनट देखो, इसमें जो है ना ये हमारा देखो जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, हमने अच्छा इसमें डायरेक्शन हम खुद ही पुट कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये अगर हम ये डायरेक्शन पुट करते हैं तो इसमें हम ये अच्छा आइडियबैटिक लाइन हमने ऐसे बोल दिया प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो ठीक है प्रेशर डिक्रीज करता है तो ऐसे ये तो ऐसा बनेगा ही, ठीक है। नहीं देखो इसमें इतना तो चलो समझ में आ रहा है कि ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली एक आइसोथर्मल लाइन और एक आइडियबैटिक लाइन। तो ये भी हम लोग एक दिन क्लास में डिस्कस किए थे, याद है ना आप लोग को, कि अगर हम ऐसे बनाते हैं आइसोथर्मल और आइडियबैटिक और एक हम लोग ऐसे बनाते हैं पीवी डायग्राम में इस तरह से आइसोथर्मल और आइडियबैटिक, है ना। तो इसमें ये ऊपर ऊपर से नीचे जब आता है तो ये आइसोथर्मल होता है और ये आइडियबैटिक होता है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये होता है आइडियबैटिक होता है और ये आइसोथर्मल होता है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो इसमें तो ऐसा ही हो जाएगा, मतलब ये डिस्कस भी किए थे क्लास में, है ना। तो इसमें एक आइसोथर्मल एक आइडियबैटिक लाइन स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो पॉइंट ए से, तो डायरेक्टली आप ऐसे कह दो मान लो ये पॉइंट ए है तो ये आइसोथर्मल होगा और ये आइडियबैटिक होगा और ये आइसोबारिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइडियबैटिक जा रहा था यहाँ पे ए टू सी, ठीक है ना, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा सी, ठीक है ना, और फिर ये हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो ए टू बी आइसोथर्मल है, तो ये ग्राफ हो जाएगा, दिस इज, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑलराइट। तो हाँ ठीक है, डेफिनेटली इस क्वेश्चन को स्लोप के पॉइंट व्यू से ही आंसर करना पड़ेगा, यू विल हैव टू आंसर इट यूजिंग स्लोप। एनी अदर क्वेश्चन? कौन सा? 17? एक मिनट सर एक मिनट रुको रुको। सर 17 जो तुम ये तो क्लास ये इफ इक्वेशन ऑफ स्टेट विथ इंटरनल एनर्जी ये वाला जो दिया हुआ पीवी इक्वल टू U/3, ठीक है, देन इक्वेशन फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए गैस विथ इंटरनल एनर्जी, ये जानते हो मतलब P इक्वल टू U/3 देख रहे हो ना, ये फोटोन गैस वाला है ना, याद है आप लोग को फोटोन गैस में क्या बताए थे? इसमें ऐसे दिया हुआ है देखो इस क्वेश्चन में, ये तो हम फोटोन गैस का जो थ्योरी बताए थे ना उससे बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें इसमें ऐसे दिया हुआ है ना, पीवी इक्वल टू दिया हुआ है यू कैपिटल U/3, यू इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ से P निकालोगे, देखो P इज इक्वल टू V से डिवाइड कर दो तो स्मॉल U/3 हो गया। तो आपको याद है फोटोन गैस का डिस्कशन तो यहीं से स्टार्ट किया गया था ना, ये तो ये फोटोन गैस का थ्योरी है बेसिकली, ठीक है। तो वो तो थ्योरी में सब कुछ कराया गया था, उसमें याद है T(V⁴ इक्वल टू कांस्टेंट, ये प्रूफ कराया गया था ना। बस फोटोन गैस का जो थ्योरी बताया गया उसको देख लो फिर से एक बार, ठीक है ना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? कौन सा? 71? एक मिनट देखते हैं, देखो 71 दिया हुआ है, ए बॉक्स सेपरेटेड बाय आइडियबैटिक मूवेबल वॉल, ठीक है ना, देखो ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, ए बॉक्स सेपरेटेड बाय आइडियबैटिक मूवेबल वॉल हैज टू कंपार्टमेंट फिल्ड विथ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, गामा दिया हुआ है। Initially, volume of the two compartments are equal, but pressure are 3P0 and P0 respectively. When the wall is allowed to move, final pressure in the two compartments become equal. The final pressure is, ठीक है। इसमें देखो ऐसा लिखा हुआ है कि ये एक बॉक्स है,
एडियाबेटिक मूवेबल वॉल, इसका वॉल जो है ना एडियाबेटिक है। स्टार्टिंग में एक साइड प्रेस मतलब, अच्छा दोनों का वॉल्यूम इक्वल है ना, ऐसा है। इसका वॉल्यूम मान लो V0 है, इसका भी वॉल्यूम V0 है, इसका प्रेशर P0 है, इसका प्रेशर 3P0 है, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। देखो इसमें सारे वॉल्स जो है ना, ऑल, इसमें ऐसे लिख देते हैं, ऑल वॉल्स आर ठीक है, ऑल वॉल्स आर एडियाबेटिक, ठीक है, सभी वॉल एडियाबेटिक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि ये जो वॉल है ना, ये बोला जा रहा है मूवेबल है। तो अब मूवेबल है तो देखो क्या होगा कि जब इसको मान लो रिलीज कर देते हैं, तो इधर प्रेशर ज्यादा है ना, तो इधर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ये इधर मूव करने लगेगा। कुछ देर के बाद यहाँ गया मान लो, ठीक है, तो इस साइड भी प्रेशर अब P हो गया, अब ये प्रेशर P हो गया, ठीक है ना। तो अब बोला जा रहा है कि ये P का वैल्यू कितना है, P इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ऑल वॉल्स एडियाबेटिक है ना, देखो क्वेश्चन सिंपल है, एडियाबेटिक है सभी वॉल, तो इसमें जो भी हीट मतलब इसमें ये जो है ना, इसके साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं करेगा और सराउंडिंग के साथ भी हीट नहीं एक्सचेंज करेगा। तो सेपरेटली इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है और इसमें भी एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, दोनों में, ठीक है ना। तो इसको कंपार्टमेंट 1 और इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है ना। तो फॉर, ठीक है ना, बॉक्स 1, ठीक है ना, बॉक्स 1 के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। तो बॉक्स 1 के लिए आप ऐसे लिख दोगे, देखो P0 V0 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P और मान लीजिए सम V1 टू द पावर, ठीक है ना। तो यहां से हम V1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वी विल गेट हियर V1, V1 इज, ठीक है, V1 इज इक्वल टू आ जाएगा ऐसे, देखो P0 बाई P और V0 टू द पावर 1 बाई गामा, V0 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर बाद में इसी तरह से V2 निकालेंगे, तो V2 सॉरी यहाँ पे P1 कर दोगे, एक मिनट, थोड़ा इसको जो है ना थोड़ा नीचे करके लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे। इसको P1 लिख दो। अच्छा दोनों साइड प्रेशर इक्वल हो गया है ना, ठीक है, तो प्रेशर तो देखो बाद में बोला जा रहा है ना कि दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया, तो P लिख देते हैं और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि देखो V1 हो गया है, इसका वॉल्यूम मान लो V2 हो गया। तो देखो दोनों साइड क्योंकि ऑल वॉल्स एडियाबेटिक है ना, तो इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस बॉक्स 1 में लगा दिए हम लोग, ठीक है ना। उसी तरह से अब बॉक्स 2 में लगाओगे ना, देखो बॉक्स 2, तो बॉक्स 2 के लिए जैसे अभी V1 इसमें निकला वैसे ही V2 निकल जाएगा, तो इसमें हो जाएगा P0 बाई P, ठीक है ना। तो अच्छा इसमें स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था, 3P था, तो यहाँ पे P की जगह 3P लिखोगे तो 3P बाई P आ जाएगा टू द पावर 1 बाई गामा और इनटू इसका वॉल्यूम भी पहले V0 ही था, तो ये V1 V2 निकल गया। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, V1 प्लस V2 करोगे ना, V1 प्लस V2 तो 2V0 के इक्वल होगा, टोटल वॉल्यूम तो 2V0 होगा ना, ठीक है। तो बस हम यहाँ से V1 V2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो P0 बाई P टू द पावर 1 बाई गामा और इंटू V0 और प्लस इसमें 3P, समझ में आया सभी को। देखो जिस तरह से बॉक्स 1 के लिए अप्लाई किया गया वैसे ही हम बॉक्स 2 के लिए अप्लाई करेंगे। तो बॉक्स 1 में देखिए प्रेशर P0 था, तो आपने यहाँ पे P की जगह P0 लिखा है, ठीक है ना। बाद में बॉक्स 2 के लिए लिखोगे तो क्या होगा, बॉक्स 2 के लिए जब आप एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे लिखोगे PV टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा समझ में आ रहा है सभी को ना। देखो बॉक्स 1 के लिए क्या होता है, PV ऐसे लिखते हो ना, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि इनिशियल वैल्यू हम इसका निकालेंगे और किसी प्रोसेस होने के बाद, जैसे बॉक्स 1 देखो ये है साइड 1 है, मतलब ये साइड 1 बोलो, साइड 2 बोल दो, साइड 2 अब ऐसा हो गया। तो साइड 1 के लिए आप ये फॉर्मूला 2 बार इक्वेट लिख करके इक्वेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने एक बार यहाँ लिखा P0 V0 P0 V0 टू पावर गामा और फिर यहाँ से लिख दिया देखो P V टू पावर V1 टू पावर गामा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इज दैट ओके। फिर हम साइड 2 के लिए सेम थिंग कर सकते हैं, वी कैन डू द सेम थिंग फॉर साइड 2, इज दैट ओके। तो साइड 2 के लिए भी यही करेंगे ना, तो ऐसे ही रिलेशन लिखना होगा, बस साइड 2 के लिए स्टार्टिंग में प्रेशर कितना लिखोगे, यहाँ पे 3P0 लिखोगे, तो 3P0 लिखोगे ना, तो जहाँ पे P0 आ रहा है वहां पे कितना आ जाएगा 3P0। तो इसलिए 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक बार में ही बस एक निकाल लिया, दोबारा दूसरे के लिए ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे टोटल वॉल्यूम तो बॉक्स का चेंज नहीं हो रहा है ना, बस पार्टीशन ऐसे मूव किया है, टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, V1 प्लस V2 इक्वल टू 2V0 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ठीक है, तो V2 का वैल्यू अभी हम लिख रहे थे, तो 3P0 है यहाँ पे और बाई P टू द पावर 1 बाई गामा
और इंटू वी नॉट है इज इक्वल टू 2v0। तो यहाँ से देखो v0 सभी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ रहा है, देखो 1 बाई, इसमें जो है ना आप क्या करोगे कि 1/p, p हमें निकालना था ना, 1/p टू द पावर 1 बाई गामा हम कॉमन ले लेते हैं, v नॉट तो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ से अच्छा p नॉट टू द, ये p भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक मिनट ऐसा करते हैं ना, यहाँ से ऐसा देखो p नॉट बाई p कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका पावर 1 बाई गामा ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 3 टू द पावर 1 बाई गामा बच जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। बस ये छोटा सा कैलकुलेशन है। अब दोनों साइड 1 बाई गामा आप पावर ले लो, ठीक है ना। 1 बाई गामा पावर लोगे ना तो ये p नॉट बाई p आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 टू द पावर 1 बाई गामा, और सॉरी गामा पावर ले लो दोनों साइड, तो यहाँ पे पावर गामा आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर गामा हो जाएगा, ठीक है ना। तो p बस निकल गया यहाँ से, p इज इक्वल टू आ जाएगा देखो कितना, p नॉट, और ये हो जाएगा 1 + 3 टू द पावर 1 बाई गामा, ठीक है ना, और गामा और डिवाइड बाई 2 टू द पावर गामा। देखो इतना आंसर दिया हुआ है, तो दैट शुड बी द आंसर। तो आइडियबेटिक वॉल बोला गया ना, तो समझ लो आइडियबेटिक प्रोसेस हो रहा होगा इसमें, आइडियबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो आइडियबेटिक प्रोसेस का जो कंडीशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम में, वो लगा दिया गया है यहाँ पे बस, ठीक है ना। एंड वी आर गेटिंग द आंसर। थोड़ा सा मतलब लॉजिक इसमें यही यूज हो रहा है कि टोटल वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना, तो टोटल वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया गया। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें एक मिनट देखें आंसर कहाँ दिया हुआ है, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 71 था, है ना। हाँ ये, हाँ देखो ये मैच कर रहा है ना ये ऑप्शन, यस सर। ठीक है, सी ऑप्शन आ। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? अगर इसमें नहीं है तो कोई दूसरे असाइनमेंट से भी पूछ सकते हो। 28 सर ऊपर एक जैम का क्वेश्चन था। नंबर देख के बताओ। सर मेरे असाइनमेंट में 105 है, यहाँ पे आपने ऊपर किया था ना, तो दिखा था क्वेश्चन सर, जिसमें बॉक्सेस बने हैं सर। ये वाला, ये इवन, हाँ जी सर। अच्छा, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आंसर दिया, इसमें आंसर दिया हुआ है इसका, देखो एक बार पहले। 83 है, आंसर तो दिया हुआ है, चलो ठीक है, फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन जानते हो आईआईटी जैम में पूछा गया था, देखो क्वेश्चन ऐसा है, दिस वाज आस्क्ड इन आईआईटी जैम, क्वेश्चन आईआईटी जैम 2000 कब का है ये, 13 का है, 2013। ये क्वेश्चन इसमें 81 लिखा हुआ है, नहीं 83। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, a hollow cylinder closed at both ends with adiabatic walls is divided into n equal cells, ऐसा दिया हुआ है। ये एक मतलब एक सिलेंडर है, क्लोज दोनों एंड पे, इधर इधर दोनों साइड क्लोज्ड है, विथ एडियाबेटिक वॉल, ये जो वॉल है ना ये एडियाबेटिक है, ठीक है, एडियाबेटिक वॉल्स, वॉल में एडियाबेटिक वॉल्स है, ठीक है ना। और इन कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, इस तरह से ये डिवाइडेड है, ठीक है, विथ डिस्क। ये सारे जो पार्टीशन है ना इसको डिस्क बोला जा रहा है, इसको इन सभी को डिस्क बोला गया है, ठीक है ना। इसमें ये डिस्क, इसको देखो D1 बोला गया है, इसे D2, फिर ये D3 है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये हो जाएगा Dn-1, ठीक है ना, क्योंकि टोटल n कंपार्टमेंट बनाया गया है, तो ये n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल राइट, तो अब इसमें देखो बोला जा रहा है फर्स्ट डिस्क इज एडियाबेटिक एंड रिमेनिंग डिस्क आर, तो ये जो है ना नॉन कंडक्टिंग है, फर्स्ट डिस्क जो है ना दिस इज नॉन कंडक्टिंग, और बाकी ऑल अदर डीज, ऑल ये बाकी जो डी है ना ये सभी कंडक्टिंग है,
ठीक है, ये सभी कंडक्टिंग है, ऑल दीज आर all other D's are conducting, बाकी सभी कंडक्टिंग है, ठीक है ना। लेट द इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ईच सेल बी पी नॉट वी नॉट टी नॉट। तो स्टार्टिंग में जो है ना, देखो यहाँ पे पी नॉट है, वी नॉट है और टेम्परेचर टी नॉट है, सभी में, किसी में भी लिखोगे ना तो ऐसे ही है, पी नॉट, वी नॉट और टी नॉट, ठीक है। आइडियल गैस है, इसमें बोला गया मोनो एटॉमिक आइडियल गैस फिल किया हुआ है, ठीक है ना। हियर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस सभी में फिल किया हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन सेज द गैस इन सेल C1 is heated slowly until temperature of the gas in CN reaches final equilibrium temperature of 40 knot. So final volume of the first cell in terms of the number of cells N and the initial volume V naught, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अब देखो ये स्टार्टिंग का सिचुएशन दिया हुआ है, सभी में प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है। अब जो है ना इसमें ऐसा है सिचुएशन, देखो यहाँ पे कि ये जो सारे डिस्क मूवेबल है, ठीक है ना। तो ये मान लो इसमें जो है ना कोई हीटर ऐसे लगा दिया गया है, ऐसे मान लो हीटर लगा करके और हमने इसको हीट करना शुरू किया, ये सेल 1 है, इसको हमने हीट करना शुरू किया। तो इसमें देखिए क्या है ये जो वॉल है ना ये नॉन कंडक्टिंग है बट मूवेबल है, बट इट इज मूवेबल। तो इसको हीट करोगे ना तो ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना। तो ये एक्सपैंड करेगा तो इसका वॉल्यूम हम मान लो V1 हो गया, लेकिन ये हीट को कंडक्ट नहीं किया इधर, ठीक है ना। बस क्या हुआ, ये मूव एक्सपैंड कर गया ये। तो देखो इसमें तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसमें हीट दिया गया है, मतलब किसी हीटर से मान लो हीट सप्लाई कर दिया गया, इसमें बोला गया इस गैस को हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये जो वॉल है, देखो ये वॉल को लिखा गया ना नॉन कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इससे हीट इधर ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस पूरे जो रिमेनिंग चैम्बर्स है ना इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस इसमें पूरे चैम्बर में एज ए होल अगर हम देखते हैं ना, पूरे मतलब आपस में ये हीट एक्सचेंज कर रहे होंगे, लेकिन एज ए होल अगर इसको हम देखते हैं तो इधर से कोई हीट नहीं आया ना, तो ये एज ए होल इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। मतलब इसमें हम कंपार्ट ये सब हटा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें लेकिन ये बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे ये सारे वॉल्स जो है ना, ये ऑल अदर डिस्क को क्या बोला गया है, कंडक्टिंग। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लास्ट वाले का टेम्परेचर 40 नॉट हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो देखो ये कंडक्टिंग है ना, तो इसका 40 नॉट हुआ, तो इसका मतलब पूरे चैम्बर का ही टेम्परेचर कितना हो गया, 40 नॉट, ठीक है ना। बस देखो क्वेश्चन को जानते हो फ्रेम करने का ये तरीका है, ठीक है ना। मतलब इसने कुछ सोच करके फ्रेम किया होगा इस तरह से स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बस इतना आपको समझना है कि देखो इसमें बताया जा रहा है टेम्परेचर लास्ट चैम्बर का, लेकिन साथ में ये भी तो बोला है कि सारे कंडक्टिंग है, तो सभी का तो 40 नॉट हो जाएगा ना, बट ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसका कुछ और होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा कि इसमें आप देखिए इस पूरे चैम्बर का स्टार्टिंग इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि कोई भी हीट एंटर नहीं किया गया है। तो हम इस मतलब ये जो है ना n-1 ऐसे लिखोगे, फॉर n-1 चैम्बर्स, ये n-1 चैम्बर्स टुगेदर, अगर इन सभी को टुगेदर देखते हो मतलब एक सिंगल सिस्टम की तरह इसको देखते हो, ठीक है ना। तो इस पूरे सिंगल सिस्टम में देखो क्या होगा, फर्स्ट चैम्बर में कुछ हीट जनरेट हो रहा होगा, सेकंड में जा रहा होगा, सेकंड में हीट जनरेट होगा, थर्ड में जा रहा होगा, तो आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली ये जानते हो देखोगे ना तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है, इंडिविजुअली किसी भी चैम्बर में प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं, क्योंकि आप जानते हो ना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वॉल कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो वॉल तो नॉन कंडक्टिंग है ही नहीं है, तो एडियाबेटिक हो नहीं सकता है। तो इसको एज ए होल देखोगे ना, पूरे को एज ए होल, तो ये एडियाबेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे एज ए होल लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडियाबेटिक है, अब टेम्परेचर वाला कंडीशन है, तो हम जानते हैं टीवी रूपा गामा। तो फॉर n-1 चैम्बर्स टुगेदर क्या कहोगे, प्रोसेस इज एडियाबेटिक। किसी भी सिंगल चैम्बर में प्रोसेस एडियाबेटिक नहीं है, ठीक है ना, प्रोसेस इज एडियाबेटिक, ठीक है। तो ये लिखना होगा। तो टी फीड पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना, तो ये लिख देंगे। तो देखो स्टार्टिंग में टेम्परेचर सभी का कितना था, T नॉट था, और पूरे n-1 चैम्बर का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, n-1 और इंटू V नॉट, इतना ही होगा ना। और गामा -1, गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/3 5/3 और -1,
ऐसे ही होगा ना, इज इक्वल टू बाद में टेम्परेचर हो गया 40 नॉट। ठीक है, टेम्परेचर इज 40 नॉट। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम मान लो समथिंग वी हो गया एन चैम्बर्स का, ठीक है ना, मान लो वॉल्यूम वी हो गया, ठीक है ना। अभी वही वॉल्यूम तो निकालना, क्योंकि ये वाला मूव किया है ना, पहले था n-1 वी नॉट, ठीक है ना, पहले क्योंकि सभी का वॉल्यूम वी नॉट था, तो n-1 वी नॉट हो जाएगा। अभी तो हमें नहीं पता है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये 5/3 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या बोलते हैं 5/3 -1 का मतलब कितना हो गया 2/3 है ना, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करो कि टी नॉट तो कैंसिल हो गया पहले ही, ठीक है। तो हम लोग v निकाल लेते हैं। v का वैल्यू देखो जरा कितना आ रहा है n-1, और इधर से ये n-1 तो ऐसे ही बच जाएगा, ठीक है ना। अब बाई 1/4 का पावर 3/2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? देखो जरा, तो ये अच्छा एक v नॉट भी तो रहेगा, v नॉट n-1 v नॉट बचेगा ना, तो ये v निकल गया, ठीक है। तो इसको तो हम कितना लिख सकते हैं, ये 4 to 8 आ जाएगा, तो n-1 और इंटू v नॉट हो जाएगा और बाई 8, ठीक है। तो ये निकल गया। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, एक मिनट रुको, देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट चैम्बर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट चैम्बर निकालना है ना। ये वॉल्यूम ऑफ, देखो आप ये ध्यान रखोगे कि इसमें बोला जा रहा है कि n-1 चैम्बर में टुगेदर प्रोसेस कैसा है, आइडियाबेटिक है। तो हम n-1 चैम्बर के लिए टुगेदर इसको लगाए हुए हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम देख रहे हो n-1, तो ये वॉल्यूम जो निकला है ना वो n-1 चैम्बर का निकला है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट चैम्बर अगर निकालोगे ना, तो फर्स्ट चैम्बर का वॉल्यूम निकालना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v1 निकालना है अगर, तो टोटल वॉल्यूम तो इसका कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो n इंटू वी नॉट में से माइनस कर देंगे v, ये n-1 चैम्बर का फाइनल वॉल्यूम निकला हुआ है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा n इंटू वी नॉट और माइनस n-1 और इंटू वी नॉट और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। तो वी नॉट कॉमन आ जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 7n 8n, ठीक है ना, +1 और डिवाइड बाई 8, ये इसका आंसर है। दैट्स इट। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनी डाउट? आप लोगों को समझ में आया ना इस क्वेश्चन में क्या था कि इसको हीट कर दिया गया, तो हम इसमें तो प्रोसेस हमें पता ही नहीं है ना, हीट किया गया, कैसे हीट किया गया, हीट दिया जा रहा है, तो मतलब अंडर आइसोथर्मल कंडीशन या एडियाबेटिक कंडीशन, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि हीट कैसे दिया जा रहा है। आप जानते हो ना, हीट तो हम आइसोथर्मली भी सप्लाई कर सकते हैं, हीट हम आइसोबारिकली भी सप्लाई कर सकते हैं, या आइसोकोरिकली भी। आइसोकोरिक तो नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है ना, इट इज नॉट आइसोकोरिक, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो आइसोकोरिक तो नहीं हुआ, लेकिन आइसोबारिक भी तो हो सकता है, ठीक है ना, आइसोथर्मल भी हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं था कि प्रोसेस क्या है इसमें, तो हम इसलिए इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन ही नहीं किए। रिमेनिंग, और रिमेनिंग में भी आप इंडिविजुअल सेल के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, आप कंप्लीट n-1 सेल को टुगेदर कह सकते हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है। ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अगर इसमें नहीं है तो फिर चलो दूसरे असाइनमेंट से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को तो डिस्कस किए थे, ये देखो 3p0 और p0 का जो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, वो नेट का क्वेश्चन है एक्चुअल में। इसमें एक क्वेश्चन देखो, हम कह रहे हैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए, इसको अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 95, देखो जरा, हैव यू अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? देखो ये दिया हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है, देखो नेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए ये दिया हुआ है कि प्रेशर P ऑफ ए फ्लूइड इज रिलेटेड टू इट्स नंबर डेंसिटी, P इज इक्वल टू, ये लिखा गया है A रो प्लस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, रो स्क्वायर, इसमें रो को बोल दिया गया है नंबर डेंसिटी, ठीक है ना, नंबर डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें इनिशियल वॉल्यूम इसका बोला गया है V0 है, A और B कांस्टेंट है और इनिशियल वॉल्यूम इज V0। तो
इसमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, वर्क डन निकालना है। इफ गैस इज कंप्रेस्ड टू इंक्रीज नंबर डेंसिटी फ्रॉम इनिशियल वैल्यू रो नॉट टू, ठीक है ना, वर्क डन इन कंप्रेसिंग, है ना, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है ना, सो दैट डेंसिटी जो है ना रो नॉट से टू रो नॉट चेंज करना है, ठीक है ना, तो ये वर्क डन निकालना है इसमें। मतलब एक गैस है जिसका प्रेशर देखो इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है ना, प्रेशर वेरीज लाइक दिस, ठीक है ना, इसमें रो नंबर डेंसिटी दिया गया है, ठीक है, तो बोला जा रहा है गैस को कंप्रेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए हमें नंबर डेंसिटी हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, रो इज इक्वल टू, नंबर डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हो, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम प्रेशर लिखेंगे ना, प्रेशर इज इक्वल टू ए, तो ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बी और यहाँ पे नंबर स्क्वायर और ये वॉल्यूम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए जब किसी गैस को कंप्रेस करोगे ना तो उसमें नंबर तो चेंज नहीं होगा ना, दिस नंबर इज विल नॉट चेंज, लेकिन देखो आप अगर क्या बोलते हैं इसको डबल कर दे रहे हो, रो अगर डबल हो जा रहा है इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखो रो चेंज हो रहा है ना, रो नॉट से टू रो नॉट, तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है वी नॉट से वी नॉट बाई टू, ऐसा हो रहा है एक्चुअली, समझ गया ना, वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम वी नॉट टू वी नॉट बाई टू। वॉल्यूम जब हाफ होगा ना तभी नंबर डेंसिटी डबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप तो ये देखिए प्रेशर का वेरिएशन है, अब वर्क डन निकालना है तो वर्क डन आप जानते हो इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, अब इसमें वॉल्यूम का लिख दोगे वी नॉट से वी नॉट बाई टू, ठीक है, अब पी का वैल्यू यहाँ पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इंटीग्रेशन पी का वैल्यू लिख देंगे ए एन और बाई भी और प्लस बी एन स्क्वायर और बाई भी स्क्वायर, ठीक है ना, और ओके और यहाँ पे डीवी है, तो वी नॉट टू वी नॉट बाई टू, ठीक है, तो ये इसका, तो ये डब्ल्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो बस इंटीग्रेशन कर दो यहाँ पे, देखो ए एन हो गया ये, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो एल एन आ जाएगा, और क्योंकि डीवी बाई भी है ना तो एल एन हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट बाई टू और डिवाइडेड बाई वी नॉट, ये आ गया प्लस, ठीक है ना, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बी एन स्क्वायर, ठीक है, बी एन स्क्वायर और बाई माइनस में आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा टू बाई वी नॉट और माइनस वन बाई वी नॉट, ठीक है, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू ए एन, ठीक है, इससे माइनस में आ जाएगा एल एन टू, ए एन है और एल एन टू और माइनस में है बी एन स्क्वायर अपॉन वी नॉट, सो दैट्स द वर्क डन, ओके। तो अगर आंसर को फाइनली रो में कन्वर्ट करना है ना तो देखो स्टार्टिंग में बोला गया है ये एन बाई स्टार्टिंग में वॉल्यूम वी नॉट बोला गया है, तो एन की जगह पे आप लिख सकते हो रो नॉट इंटू वी नॉट, ठीक है, स्टार्टिंग में वॉल्यूम वी नॉट दिया हुआ है तो बस एन की जगह ये लिख दो, ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए और रो नॉट इंटू वी नॉट और इंटू एल एन टू और माइनस यहाँ पे लिख दोगे ना ये, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा देखो बी है और फिर रो नॉट स्क्वायर आ जाएगा, वी नॉट से एक वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट आ जाएगा, तो दैट शुड बी द वर्क डन, ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना कितने बेसिक, ये नेट का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन, मतलब थोड़ा सा अगर आप अटेम्प्ट किए हुए होंगे ना बेसिक क्वेश्चंस आप एग्जाम में डेफिनेटली कर सकते हो। बस आपको देखना है प्रेशर जो है नंबर डेंसिटी में दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी का डेफिनेशन ये होता है, हमने बस इसको इसमें चेंज वॉल्यूम में चेंज कर दिए, क्योंकि वर्क डन निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे प्रेशर को वॉल्यूम में चेंज करना पड़ता है, अगर आपने इसको इसमें चेंज नहीं किया यू कैन नॉट कैलकुलेट दी वर्क डन, ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी वर्क डन, ओके, तो ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव आंसर निकल रहा है, अब नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, फिर इसी को टिक कर देंगे, ठीक है ना, तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना, ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है, आंसर लेकिन नेगेटिव में ही होगा, ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, कार्नोट इंजन से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग, चलो इसको फिर स्टॉप करते हैं। तो देखो इसमें जो है ना हाँ तो बस टिक कर सकते हो, हाँ डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो, देखो जब दिख गया ना कि देखो एल एन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बस आप डायरेक्ट टिक कर दो उसको, ठीक है, ऑलराइट। सर
हाँ बोलो। मैंने वो पीटी के पीपी डायग्राम में नंबर किया था सर, उसमें एक डाउट है क्या डाउट है? सर। उसमें हम बी से सी जा रहे हैं, तो आइसोबारिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए सर, लेकिन आपने आंसर में उल्टा कर दिया, तो वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गया फिर। फिर दोबारा दूसरा वाला क्वेश्चन का फिर आंसर दिए थे ना। हाँ सर, दूसरे वाले में ही ऐसा हो रहा है उल्टा। दूसरे वाले में भी उल्टा हो रहा है। जी सर। चलो उसको अभी एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है? अभी एक, ठीक है, उसको अलग से देखते हैं फिर से। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, अगर इसमें कार्नोट इंजन वाले असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है तो उससे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है? देखो कार्नोट इंजन के असाइनमेंट। सर हार्ड कॉपी वाले का क्वेश्चन 44 है सर। एक मिनट, हार्ड कॉपी है किसी के पास असाइनमेंट का? देखिए कौन सा चैप्टर है ये? सर कार्नो इंजन पेज 190 190। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो? 44। 44। ये इस तरह से जो लिखा है, रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन, ऐसे ही है? हाँ सर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है इसमें, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, इट सेज ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर एट टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस एंड 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना, एक T1 दिया हुआ है 600 डिग्री सेल्सियस और T2 दिया गया है 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? So heat engine operates between two reservoir at temperature 600 and 400. The engine drives a reversible refrigerator which operates between reservoirs at temperature. अब ये इंजन है, ठीक है ना? मतलब इसका फिगर बनाएंगे ना तो ऐसा होगा, मान लो ये एक रिजर्व, ठीक है ना, ये एक रिजर्वायर है और ये मतलब हॉट बात है, ये कोल्ड बात है। इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और ये है हमारा 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? और ये इंजन है। तो देखो ये इससे हीट लेगा, इसमें हीट रिजेक्ट करेगा और कुछ वर्क करेगा, ठीक है? इट विल डू सम वर्क, ऐसे ही होगा ना, इट विल डू सम वर्क। तो ये वर्क जो है ना बेसिकली अब चला जा रहा है रेफ्रिजरेटर में। ये इंजन है और ये रेफ्रिजरेटर है। वर्क को रेफ्रिजरेटर में इनपुट कर दिया गया, ठीक है? अब बोला जा रहा है the engine drives reversible refrigerator which operates between reservoirs at temperatures of, ठीक है? तो अब ये ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और -20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? तो मतलब ये इससे हीट ले रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है, इससे हीट ले रहा होगा। मान लो हीट लिया इसने Q2 ठीक है, और इसमें हीट रिजेक्ट कर दिया, Q2 डैश कर देते हैं इसको, Q1 डैश। इसने यहाँ से हीट लिया Q1 और इसमें हीट दे दिया Q2, ठीक है? तो ऐसा सिचुएशन है। ऑलराइट, चलो हाँ नहीं, क्वेश्चन अभी आ रहा है। क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा गया है द हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन, हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन इज 2000 किलो जूल। मतलब इसमें देखो हीट यहां से ले रहा है ना, तो मतलब Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 2000 किलो जूल, इतना दिया हुआ है। जो हीट इंजन में हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, वो 2000 किलो जूल दिया हुआ है। एंड नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड इंजन एंड रेफ्रिजरेटर इज, अच्छा मतलब ये पूरा ऐसा नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब देखो ये वर्क डन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे जो है ना ऐसा हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो वर्क डन है ना, इसने वर्क डन किया मान लो W। अब इस W का कुछ पार्ट जो है ना, मान लो कुछ पार्ट चला गया इसमें W1 और इसका कुछ पार्ट बच गया W2, ठीक है ना? तो
इसके वर्क का एक पार्ट रेफ्रिजरेटर में गया और एक कुछ पार्ट जो है ना मतलब ये बच रहा है, तो इसमें W2 का वैल्यू बोला जा रहा है, W2 इज इक्वल टू 360 किलो जूल। इसमें यही बोला जा रहा है ना, देखो क्वेश्चन में लिखा गया है द हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन इज 2000 किलो जूल। तो हीट इंजन में देखिए हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, ठीक है, दैट इज 2000 किलो जूल, ठीक है। और नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड इंजन एंड रेफ्रिजरेटर प्लांट इज 360 किलो जूल। So what is the heat transfer to the refrigerant and the net, ठीक है, net heat transfer to the reservoir at 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मतलब इसमें हमें ये पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना है और इसका वैल्यू कितना है, ये दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये कितना है इस क्वेश्चन में ये है, ठीक है ना। अच्छा ये दिया हुआ है, हाँ ठीक है, दिस इज गिवन। तो इसमें पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट मतलब यही हो गया जो रेफ्रिजरेटर का वर्किंग सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों हमें निकालना है, ठीक है ना। 40 डिग्री सेल्सियस में जो रिजर्वायर उसमें हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है और इसमें से हीट मतलब बेसिकली इसमें कितना ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो देखो ये एक हीट इंजन है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देखिए ये कार्नोट इंजन, तो इसमें तो ऐसा बन जाएगा ना, देखो हम एफिशिएंसी वाले से हो जाएगा। हाँ बस डायरेक्ट देखो ऐसे लगा दो Q1 बाई T1 इज इक्वल टू, आप जानते हो Q2 बाई T2 होता है, ठीक है ना। अच्छा इसमें रिवर्सिबल इंजन देखो बोला गया है ना, रिवर्सिबल इंजन ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल इंजन ही तो कार्नोट इंजन होता है ना, उसमें हम ये चीज लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ले रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर रहा है, ऐसे ही तो कार्नोट इंजन का वर्किंग होता है ना। तो बस हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है, तो देखो इसमें Q1 दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, हम Q1 के वैल्यू पुट करेंगे, T1 T2 दिया हुआ है, Q2 निकल जाएगा। इज दैट ओके? तो यहाँ पे देखो सब कुछ दिया हुआ है ना, T1 इज गिवन, ये हमारा T1 हो गया और ये कितना हो गया, ये T2 हो गया, ठीक है ना। इसको आप बोल दोगे मान लो T2 डैश, ठीक है ना, ये T2 डैश है और ये हो गया हमारा T1 डैश, ठीक है ना, इसको हम Q1 डैश बोल देते हैं, ठीक है ना, और ये Q2 डैश है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फिर यहाँ से देखिए ये तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट Q2 निकल जाएगा, Q2 निकल जाएगा तो W भी निकल जाएगा, सब कुछ ये निकल आया, ठीक है ना। अब W निकल जाएगा तो ये गिवन है हमारा, दिस W2 इज गिवन, तो उससे W1 भी निकल आएगा, निकल आया ना W1। तो मतलब देखो इस कैलकुलेशन को हम करेंगे ना, अब कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, आपको समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है। देखो इस कैलकुलेशन को अगर आप करोगे T1 नोन, T2 नोन, Q1 नोन, तो Q2 नोन हो गया। अब उसके बाद हम ये जानते हैं ना यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि Q1 इज इक्वल टू होता है Q2 और प्लस W, यही होगा ना। Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, Q1 दो पार्ट में यहाँ पे देख रहे हो ना, Q1 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, Q2 और W में। तो ये तो हमारा Q2 निकल गया, Q1 निकल गया यहाँ से, तो हम W निकाल देंगे और W निकल जाएगा तो W2 दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो W2 हमारा गिवन है, W निकल गया तो इससे W1 निकल गया, समझ गया ना। सो नाउ वी नो W1, तो W1 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारे पास ऐसा रिलेशन होगा Q1 डैश बाई T1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन T2 डैश, ये फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। अब सब कुछ केल्विन में बस पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखो टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर दोगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास T1 डैश नोन है, T2 डैश नोन है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक Q1 और Q2 डैश में रिलेशन निकल आएगा, ठीक है ना। और दूसरा एक रिलेशन हमारे पास ये होगा ना, देखो यहाँ पे वर्क डन आप W1 दे रहे हो, Q2 हीट यहाँ से ले रहा है, तो हमारे पास ये भी तो रिलेशन होगा, Q1 डैश इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 डैश और प्लस W2, सॉरी W1, है ना, ये लिख दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से T1 T2 नोन है, एक Q1 डैश Q2 डैश में रिलेशन निकल गया, यहाँ पे हमारा W1 यहाँ से निकल चुका है, W1 नोन है, तो फिर यहाँ से Q1 डैश Q2 डैश में रिलेशन निकल जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो Q1 डैश भी निकल आएगा और Q2 डैश। तो ये सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, बस जानते हो इसमें क्वेश्चन को समझना जरूरी था, ठीक है ना, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इससे जो वर्क निकल रहा है ना, वर्क को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, कुछ पार्ट जो है ना मतलब ये आउटपुट जैसा ले लिया गया और कुछ पार्ट जो है रेफ्रिजरेटर में इनपुट दे दिया गया, ठीक है ना। तो बस इतना डिफरेंस है इसमें, ठीक है ना। बस ये अब सभी ये जितने भी हमने स्टेप्स बताए ना, इसको आप
फॉलो करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर 65 इसका। 65, Yes, sir. एक मिनट, इसी चैप्टर में? हाँ सर। ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जैम 2011 का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें एक डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, दिस डायग्राम इज पीवी डायग्राम, और इसमें ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, सो क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स इन क्लोज, मतलब ये रिवर्सिबल इंजन का ग्राफ है, ठीक है ना, और उसमें आइडियल गैस यूज किया जा रहा है, ये भी बोला गया है, ठीक है ना। ये पीवी डायग्राम शो किया हुआ है। सो फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन एज्यूमिंग बोथ सीपी एंड सीवी एज कांस्टेंट्स। तो इसमें आप लोग को याद है ना, लास्ट क्लास में हम एफिशिएंसी तो निकलवाए थे ना, इसमें ये बोल दिया गया ये आइडियबेटिक प्रोसेस है, ये आइडियबेटिक है। लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे क्या? ये तो हम कराए ना लास्ट क्लास में आप लोग को ऐसा क्वेश्चन, ये जेएनयू के क्वेश्चन पेपर में, जेएनयू का क्वेश्चन भी तो ऐसा ही था ना, ये आइडियबेटिक प्रोसेस था और ये बारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, तो एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन तो कराए थे, है ना। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास में कराया गया, लास्ट क्लास का लेक्चर देख लोगे, एक जेएनयू का क्वेश्चन था, वो एग्जैक्टली ऐसे ही था। ठीक है, हाँ नहीं ये जैम का है, ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक है, अब इसका एक मिनट देखो, इसका जो है ना टीएस डायग्राम बोला गया ड्रॉ करने के लिए, इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का, चलो टीएस डायग्राम बना देते हैं इसका, ठीक है ना। देखो इसका टीएस डायग्राम बनाओगे ना, इसका एफिशिएंसी के लिए आप लोग कल का लेक्चर देख लोगे, कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है ना। इसका टीएस डायग्राम एक बार खुद से ड्रॉ करके देखो सभी लोग कैसा बनेगा। इसमें नेमिंग किया हुआ है ए बी सी डी, देखो यहाँ पे जो है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। तो इसका हमें टीएस डायग्राम बनाना है। तो देखो आइडियबेटिक में तो आप जानते हो कि आइडियबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, तो इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग आइडियबेटिक प्रोसेस में ऐसे लगाते हैं ना, टीवी, देखो ये आइडियबेटिक प्रोसेस है, तो इसमें ऐसे लगेगा टी वी टू द पावर गामा इज इक्वल -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो ये फैक्टर अगर देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर शुड डिक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि समझ में आ रहा है सभी को, वॉल्यूम देखो इसमें बी टू सी में आप देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम जानते हैं कि आइडियबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम में ये कंडीशन होता है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर तो घटेगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा ना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है ना बेसिकली बी टू सी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो टेम्परेचर घटता हुआ दिखेगा, तो मतलब ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा मान लीजिए ये पॉइंट हमारा बी है तो ये पॉइंट सी होगा, ठीक है ना, ऐसा ये बी टू सी तो इतना ये तो बन जाएगा, ठीक है ना। और राइट, अब उसके बाद ये अब देखिए ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है और ये हमारा आइडियबेटिक प्रोसेस है, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस है। तो अब दो प्रोसेस के लिए और आप लोग को ये ड्रॉ करना है, ठीक है, मतलब एक साइकिल तो बनेगा ही, समझ गया ना, देयर विल बी ए साइकिल। ये आइडियल गैस भी है, ठीक है ना, दिस इज आइडियल गैस इसमें, तो आइडियल गैस का भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आइडियल गैस है। करो तुम लोग कोशिश करो एक बार, ट्राई करो इसको, ठीक है।
ठीक है, तो आइडियल गैस है तो इसमें हम ये सभी भी तो यूज कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो देखो जैसे ये इस प्रोसेस में ए टू सी में हम लोग देख रहे हैं ना, ए टू सी में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डिक्रीज सी टू ए में, सॉरी सी टू ए में तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब हमारा जो ए यहाँ पे देखो सी से ए जो बनेगा ना, वो बेसिकली इसमें टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए दिखाना है, ठीक है ना, सी टू ए, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर विल डिक्रीज। ओके, ए पॉइंट इससे भी नीचे कहीं पे होगा, ठीक है ना, ये सी से ए के नीचे होगा, ठीक है ना। ऑलराइट, और इसमें या तो इसको ऐसा कर नहीं, पाथ तो बना देंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा और यूज करते लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखो याद है हम लोग ds इज इक्वल टू ऐसे लिखे थे ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो dq बाई टी, और dq को हम लोग ऐसे लिख दिए थे du और प्लस pdv, ठीक है ना, और बाई टी लिख दिए थे। आइडियल गैस का क्वेश्चन है तो n इसको ऐसे लिख दिया गया था f बाई टू, और nRT nr और dt हो जाएगा, बाई टी लिख दिया गया था, और प्लस यहाँ से p बाई टी आ गया था, और इंटू dv। तो p बाई टी को फिर हम लोग चेंज कर दिए थे f बाई टू और nr, और ये हो जाता है dt बाई टी, और p बाई टी को लिख दोगे nr बाई v, है ना, तो nr और ये बन जाता है dv बाई v, ठीक है ना। तो ये ds हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो s निकलेगा ना, s इक्वल टू आ जाता है f बाई टू और nr, और इधर से आ गया ln t और प्लस ln v, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो एटलीस्ट आइसोकोरिक ये वाला B2A तो आइसोकोरिक है ना, तो आइसोकोरिक में तो ये तो समझ में आ रहा है। देखो आइसोकोरिक में ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो एंट्रोपी विल वेरी एज ln t जैसा वेरी करेगा, ठीक है ना। तो इसका यहाँ से देखो ds बाई dt निकालेंगे अगर हम लोग एट कांस्टेंट v कांस्टेंट करके, ठीक है ना, v कांस्टेंट करके ds बाई dt निकालोगे तो ये बेसिकली 1/t आ जाएगा, ठीक है ना, 1/t, और फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे d2s बाई dt स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये -1 बाई, मतलब और फैक्टर्स होंगे, मतलब देयर विल बी सम कांस्टेंट इनटू 1/t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तो हम, तो इसका मतलब ये इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, कैसा होगा आपको पता है ना, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया है, ठीक है, और कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, ठीक है ना, अच्छा वॉल्यूम कांस्टेंट है ये वाला प्रोसेस देखो, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर देखो बी टू, हम लोग ए टू बी जा रहे हैं ना, ए टू बी अच्छा ए टू बी, ठीक है, तो ए टू बी जा रहे हो, टेम्परेचर जो है ना बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इसका मतलब ए कहीं पे जो है ना इधर होगा, अच्छा नहीं, अच्छा इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, सॉरी एक मिनट, ठीक है, देखो प्रेशर ए टू बी जाने पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम जब बी की तरफ जाएंगे ना, मान लीजिए ए कहीं पे इधर होगा, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे ए इधर होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ए टू बी अगर हम जा रहे हैं, ए टू बी ऐसे, व्हेन वी आर गोइंग ए टू बी, तो स्लोप आप देखिए, स्लोप यहाँ पे ds बाई dt निकाला गया ना, स्लोप पॉजिटिव है, ds बाई dt इज पॉजिटिव, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव आप देखिए नेगेटिव है, ठीक है ना, तो इसका कर्वेचर ऐसे नीचे की तरफ बना दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होगा। और दूसरी बात, ए टू बी जब जा रहे हैं तो देखो ए टू बी में यहाँ से देखो जब जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ना चाहिए। तो हम ए टू बी में ऐसे दिखाएं कि देखो ए से बी जाने पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। हम इधर अगर ए बना देते हैं ना ऐसे, तो ए टू बी जाने में टेम्परेचर डिक्रीज कर जा, सॉरी एंट्रोपी डिक्रीज कर जाता है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब ए देखो हम मतलब रफली ऐसा बनाया, ए इसके नीचे होगा या ऊपर होगा, ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। बी और सी से भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, एक मिनट, सी टू ए थोड़ा सा नीचे तक भी जा सकता है, ये देख लेते हैं एक बार। देखो सी टू ए जाओगे तो इसमें क्या हो रहा था कि प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो सी टू ए जाने में प्रेशर कांस्टेंट था, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो सी टू ए जाने में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ए पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, एक मिनट, ए पॉइंट जो है ना यहाँ से नीचे होगा ऐसे। सर हमने जो
स्लोप निकाला है और ये निकाला है ds बाई dt, ये तो ts बाई dt बाई ds निकालना चाहिए था। अच्छा वो मतलब बात वही आ जाएगा, dt बाई ds में निकालेंगे ना तो नेगेटिव पॉजिटिव तो वही रहेगा ना, वो साइन तो चेंज नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल ऐसा आ जाएगा, लेकिन फिर वो अरे एक पॉजिटिव। मिनट थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ds बाई dt निकला हुआ है, तो dt बाई ds कितना निकलेगा, t ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा ना, ठीक है ना। अच्छा उल्ट, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, सही कह, तुम सही कह रहे हो, ठीक है ना। देखो वो एक्चुअली जानते हो हुआ क्या कि हमारा जो है ना, ये जो है ये क्या है, नहीं थोड़ा सा जानते हो हमसे मिस्टेक हो गया। जानते हो इसमें ये हुआ ना कि हम लोग जो है ना, ये t वर्सेस s ग्राफ है, ठीक है ना, t वर्सेस s ग्राफ है, तो हम यहाँ से निकाले क्या, ds बाई dt निकाल लिए, तो ds बाई dt कितना निकल गया, सम कांस्टेंट और इनटू 1/t निकल गया। अब हमें इसमें t वर्सेस s ग्राफ है ना, तो हमें एक्चुअली यहाँ से dt बाई ds निकाल लो, ds निकाल लो, तो ये सम कांस्टेंट और इनटू t आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, देखो d2 t बाई ds स्क्वायर, नहीं नहीं, ये तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा ना, मतलब हम तो s से डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं सकते हैं इसको, ये t का फंक्शन है, तो हम तो निकालेंगे वही ना, एक मिनट, वही निकालेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही यही निकालना पड़ेगा, d2 s बाई dt स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सम कांस्टेंट निकलेगा और माइनस 1/t स्क्वायर ही निकलेगा, ठीक है ना। चलो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये d2 s बाई dt स्क्वायर जो है ना हमारा ये बेसिकली ऐसा निकल गया है, तो इससे हम ऐसे इस तरह से थिंक कर सकते हैं कि अगर हम मान लो, देखो t वर्सेस ऐसे देख लेते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देखो हम यहाँ पे s वर्सेस t ग्राफ को देख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये मतलब समझ लो कंक्लूजन निकल रहा है किसके बारे में, s वर्सेस t ग्राफ के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, इधर हमारा s है और इधर t है, ठीक है ना। तो इधर से अगर ऐसे सोचो, इसको हम मतलब इस तरह से देखते हैं, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। अगर मान लो इसको हम s वर्सेस t बना करके देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, s वर्सेस t ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो है ना सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो मतलब इसका स्लोप सॉरी ये होना चाहिए, कर्वेचर नीचे आना चाहिए, तो इसका कर्वेचर जो है ना नीचे आना चाहिए, मतलब किधर आना चाहिए, t की तरफ आना चाहिए, कर्वेचर शुड बी टूवर्ड्स t, ऐसा होगा ना, t की तरफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना t की तरफ होना चाहिए, थोड़ा नीचे की तरफ, है ना। तो उस लॉजिक से हम ये बता सकते हैं कि देखो ये t की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हाँ ऐसा होगा, ठीक है ना, ये जो है ना ऐसा हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर t की तरफ हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे ही निकले कंक्लूजन, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर t की तरफ हो गया, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ पे पॉइंट ए जो है ना c से नीचे है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए c से नीचे होगा, क्योंकि देखिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, क्योंकि इसमें आप देखिए C to A जब हम प्रोसेस जा रहे थे C to A, तो प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, तो C to A अगर जाओगे ना तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो T नीचे आ जाएगा, ठीक है। निकालना तो यही पड़ेगा, ds बाई dt निकालना होगा, d2s बाई dt स्क्वायर ही निकालना होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ हम लोग ये ध्यान नहीं दिए, d2s बाई dt स्क्वायर है और ये t वर्सेस s ग्राफ है ना, तो एस टी ग्राफ बनाओगे ना, देखो एस वर्सेस टी ग्राफ बनाओगे, उसका स्लोप नेगेटिव है, तो मतलब यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर टी एक्सिस की तरफ होगा, टी एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे ऐसे इसका रिवर्स करके देखेंगे ना, तो ये टी एक्सिस की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो इतना हमने बना दिया। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना ए टू सी हमारा कैसा प्रोसेस है, ए टू सी हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है, तो ठीक है। अब आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम इस फॉर्म, ठीक है ना, और ठीक है प्रेशर कांस्टेंट है ठीक है, तो हमें एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो फिर से एक बार एंट्रोपी वाले फॉर्मूले में आते हैं। देखो यहाँ पे एंट्रोपी वाले फॉर्मूले में अगर हमारे पास एंट्रोपी इज इक्वल टू F/2 है और NR और LNT है, और इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि V को हटा देते हैं, P को ले आते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, तो प्रेशर अगर देखो यहाँ पे सॉरी इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें क्या बोला जाए, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है ना, आइसोबारिक प्रोसेस है ना ये, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मतलब V की जगह सम कांस्टेंट इनटू T आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा कह सकते हो V डायरेक्टली T से रिप्लेस हो रहा है इनटू सम कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी तो वैसे ही LNT है, यहाँ पे भी LNT है, ठीक है ना। तो मतलब बात वही रहेगी इसमें, S बेसिकली प्रोपोर्शनल टू LNT ही रहेगा, क्योंकि समझ रहे हो ना P इज कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली T से रिप्लेस होगा विद सम कांस्टेंट, तो मतलब वैसा ही रह जाएगा, S LNT जैसा ही रहेगा, S प्रोपोर्शनल टू LNT।
तो इसमें भी वैसा ही हो रहा था ना, देखो v कांस्टेंट होने पे s प्रोपोर्शनल टू ln t जैसा हो रहा था इसमें भी। तो दोनों ग्राफ का नेचर एक ही जैसा होगा, ठीक है ना, इसका और इसका नेचर एक जैसा होगा, क्योंकि उसमें भी ln t आ गया, इसमें भी ln t, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो C2 है, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। नेचर दोनों का सेम रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे निकला वैसे ही होगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, देखो इसका जानते हो, मतलब कह सकते हो थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा रिलेशन नहीं है, बस स्लोप वगैरह का डिस्कशन से ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखो यहाँ पे ये बेसिकली B है और ये C है, ठीक है ना, ठीक है, B C और ये A हो गया। इसमें बस जानते हो ये ध्यान दिया गया है कि टेम्परेचर वगैरह क्या हो रहा है, B टू C जब जा रहे हैं ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तभी तो ये बेसिकली प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, है ना। और ये एडिबेटिक प्रोसेस है, तो इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो इस लाइन को वर्टिकल बनाया गया और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए दिखाया गया। अब इसमें ये पता किया गया कि A का टेम्परेचर C से कम है, तो इसलिए A को थोड़ा नीचे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मतलब डायरेक्ट जानते हो ऐसा कुछ ट्रिक इसमें नहीं होता है कि आप ये डायग्राम देख करके ये डायरेक्ट इसको बना दोगे, देयर इज नो सच ट्रिक, ओके। आपको इसको एनालाइज करके ही बताना पड़ेगा। तो आप लोग को समझ में आया ना, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में भी S जो है ना ln t जैसा वेरी कर रहा था, और आइसोबारिक प्रोसेस में भी S ln t जैसा वेरी कर रहा है, तो इसीलिए हमने दोनों का ग्राफ का नेचर एक ही जैसा रखा है, ठीक है। इसमें भी कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव, तो ये इसका डायग्राम बनेगा, ऑलराइट, ठीक है। एक बार बीसी वाली लाइन फिर से वापस बताना, ये क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। तो ये बीसी वाली लाइन है ना अपनी, BC लाइन, हाँ सर, एक वैसे एक्सप्लेन करना। इसमें आइडिबेटिक है ना, आइडिबेटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट है तो हमको S के वर्टिकल दिखाना पड़ेगा ना, S लाइन पे परपेंडिकुलर दिखाना पड़ेगा ना ये। और इसमें वही तो हम बता रहे थे ना, एंट्रोपी कांस्टेंट लाइन तो ऐसे ही बनेगा ना, जब भी आइडिबेटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है तो ऐसे ही तो बनेगा, या तो ऊपर से नीचे बनता है या नीचे से ऊपर बनता है, ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटी थी। तो हमें समझ रहे हो ना, या तो एरो अप भी हो सकता था, एरो डाउन भी हो सकता था। तो हमें ये पता चल गया ना कि इस प्रोसेस BC में क्या हो रहा है कि देख रहे हो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो ये एडिबेटिक प्रोसेस है, एडिबेटिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला लग जाता है। तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है तो टेम्परेचर तो कम करना पड़ेगा ना, तो टेम्परेचर को वही कम कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसलिए नीचे बनाया गया एरो। अगर इसमें उल्टा होता है ना, वॉल्यूम कम हो रहा होता है तो हम एरो ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, ऑलराइट। सर AC बताना सर। हाँ बोलो सर AC लाइन, AC, अरे AC लाइन हमने ये तो अभी बता रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे थे उस टाइम, अभी तो बताया ना AC लाइन क्या है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है ना। तो देखो हम एंट्रोपी का ये फॉर्मूला निकाले हुए है ना, आइसोबारिक में देखो क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये AC देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ से देखो AC में क्या है, C2A, ये प्रेशर देख रहे हो ना, प्रेशर लाइन के परपेंडिकुलर है, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है ना, इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो वॉल्यूम को हटाएंगे हम यहाँ से। वही हम कह रहे थे ना कि PV इक्वल टू nRT में प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेट हो रहा है ना, तो वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ पे, तो ln T ये भी बनेगा, ln T ये भी बनेगा। तो यहाँ पे S प्रोपोर्शनल टू ln T आ गया। अब पहले वाले डिस्कशन में भी देखो क्या हो रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट था तो S बेसिकली ln T पे डिपेंड कर रहा था। तो पहले हम इस वाले में भी बोल रहे थे B to A में भी वही था, S ln T पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें C to A में भी वही हो रहा है, आइसोबारिक में भी S ln T पे डिपेंड कर रहा है, तो एक ही जैसा हो गया ना दोनों कर्व। तो इसीलिए हम जैसा ये बनाए वैसे ही इसको भी बना दिया, उसी मतलब कैरेक्टरिस्टिक का इसको भी बना दिया गया। मतलब कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें ऊपर दिखाया जा रहा है तो इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो ये जानते हो, देखो टोटली ये डिस्कशन जो है ना वो मैथमेटिक्स का डिस्कशन है, ठीक है, स्लोप और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यूज करके आंसर किया गया है, ठीक है ना। हाँ लेकिन इसमें ध्यान रखोगे कि हमें थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा सा हमसे भी मिस्टेक हुआ था अभी स्टार्टिंग में ड्रॉ करने में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे निकाले क्या थे, d2s/dt² निकाले थे, ठीक है ना। तो ये S वर्सेस T का ग्राफ देता है, ठीक है ना। तो S वर्सेस, देखो S वर्सेस T बनाओगे ना तो मतलब नेगेटिव आने का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना वो कर्व के नीचे होता है। इसमें नेगेटिव में तो यही होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सॉरी कर्व के नीचे होता है। तो ये S का डिफरेंशिएशन है, तो S वर्सेस T में ऐसा होगा। लेकिन T वर्सेस S यही बनाओगे ना तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, T वर्सेस S में, क्योंकि ये T ऊपर, मतलब आप ऐसे कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर T की तरफ है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे ऐसे बना दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर T की तरफ दिखा दिया गया, ओके। एनी अदर क्वेश्चन?
सर क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा असाइनमेंट है? सर कार नोट इंजन सर। एक मिनट, ये जो ऑनलाइन दिया हुआ असाइनमेंट उससे बोल रहे हो तुम लोग? यस सर। क्वेश्चन नंबर 29 29 ये तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया ऑन ए विंटर डे व्हेन टेम्परेचर आउटसाइड इज 17 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग ए, ये शायद हम एक दिन कराए थे है ना क्लास में। चलो देखो इसमें लिखा गया है ऑन ए विंटर डे, जेएनयू का क्वेश्चन है ये, जेएनयू 2019 क्वेश्चन नंबर 29। On a winter day when temperature outside is 17 degrees Celsius, temperature inside a room is maintained at 27 degrees Celsius by using a heat pump। मतलब ऐसा है, मान लो ये रूम है, ठीक है ना, दिस इज ए रूम, ठीक है, आउटसाइड में टेम्परेचर दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस है और अंदर में टेम्परेचर रखा जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यूजिंग हीट पंप। Heat pump compensates for the loss of heat due to difference of temperature. If for the given temperature heat loss is 6000 calorie per second, what is the minimum rate of consumption of energy by the pump? देखो इसमें अंदर टेम्परेचर ज्यादा है 27 डिग्री सेल्सियस है और बाहर 17 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियसली हीट इधर से इधर तो फ्लो करेगा ही हीट। तो इसमें बोला जा रहा है कि हीट लॉस जो हो रहा है ना, हीट लॉस, ठीक है ना, हीट लॉस जो हो रहा है दैट इज 6000 कैलोरी पर सेकेंड, इतना हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखो इस तरह से कि व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय पंप। पंप का जो है ना मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी कितना होगा, ठीक है ना। ये तो देखो बेसिकली हीट पंप जानते हो क्या करेगा, यहाँ पे मान लीजिए एक हीट पंप है, ये सपोज करो हीट पंप है, हीट पंप मतलब रेफ्रिजरेटर जैसा ही है, ठीक है ना, हीट पंप, ठीक है। देखो हीट तो अपने आप इधर से रूम से तो एटमोस्फेयर मतलब सराउंडिंग का हीट का फ्लो हो रहा होगा क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। हीट पंप इसका उल्टा काम करेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा कि इधर से हीट लेगा सराउंडिंग से, ये हीट लिया इधर से मान लो Q2 और इधर दे दिया कितना हीट Q1 ठीक है। तो जितना भी मतलब लॉस हो रहा होगा ना यहाँ पे, मतलब इधर से जितना हीट जा रहा है और इसको मतलब अब हीट पंप को वर्क कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें मतलब ये वर्क करने के लिए कुछ बाहर से हमें वर्क सप्लाई, जैसे रेफ्रिजरेटर ये रेफ्रिजरेटर है समझ लो, लो टेम्परेचर से हीट लेकर के किधर दे रहा है हाई टेम्परेचर में, ठीक है ना। अब इसको वर्क कराने के लिए हमें बाहर से वर्क कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा ना, तो वही पूछा जा रहा है वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, इसका W मिनिमम। तो देखो वर्क मिनिमम करने के लिए जो है ना बेसिकली इसको हम कार्नोट मतलब कार्नोट या रिवर्सिबल हीट पंप मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। तो ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन हो गया बेसिकली, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हीट लॉस बताया हुआ है कितना है 600 कैलोरी पर सेकेंड, तो जितना लॉस हुआ उतना ही कंपेंसेट करना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब इसमें देखो क्या होगा कि इसमें Q1 का वैल्यू जो होगा ना दैट शुड बी इक्वल टू 600 कैलोरी पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड। इज दैट ओके, 6000 जो भी है, समझ गया ना। क्योंकि देखो इससे हीट इधर इतना चला गया, ठीक है, तो अगर हम उतना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं तो जितना हीट लॉस हुआ उतना ही तो इसमें दे देना पड़ेगा ना। तो Q1 निकल गया हमारा 6000, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उतना ही तो कंपेंसेट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है।
समझ में आ रहा है सभी को? देखो जितना हीट ये लूज कर रहा है, अगर उतना ही हीट गेन हो गया हीट पंप से, तो फिर मतलब ओवरऑल लॉस ऑफ हीट इस रूम का कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर फिर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये इसमें लॉजिक है। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये लगा देते हैं इसमें, इसको रिवर्स। देखो मिनिमम वर्क डन निकालने के लिए बोला गया ना, तो आप ये लिखोगे मतलब इसमें मिनिमम वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो फॉर ऐसे लिखोगे, फॉर मिनिमम वर्क, ठीक है, इंजन, तब जब इंजन, सॉरी इंजन बोल रहे, हीट पंप शुड बी रिवर्सिबल, हीट पंप शुड बी रिवर्सिबल। इसको रिवर्सिबल बना दो, ठीक है ना? देखो रिवर्सिबल में क्या होता है कि मतलब जो आप वर्क करोगे ना वो कहीं और वेस्ट नहीं होगा, मतलब यही होता है, ठीक है ना? कोई फ्रिक्शन एटसेट्रा नहीं है, ठीक है ना? तो इसको रिवर्सिबल बना देंगे तो फिर ऐसा होता है ना, Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2 हो जाएगा। तो Q1 तो हमारा दिया हुआ है 6000 कैलोरी, ठीक है ना? ठीक है, और T1, ठीक है ना, 6000 बस लिख दो। T1 लिखोगे यहाँ पे, देखो T1 मतलब हायर टेम्परेचर वाले को बोल देंगे, यहाँ पे ये टेम्परेचर को T1 बोल दो और इसको T2, लोअर को हम लोग T2 बोल देते हैं, ठीक है ना? तो T1 हो जाएगा हमारा कितना है, 27 प्लस 273 कर दोगे इसमें, ठीक है ना? 273 इज इक्वल टू Q2 कर देंगे, Q2 हमारा अभी निकालते हैं, ठीक है ना? और T2 हमारा है देखो 273 और प्लस 17, तो ये निकाल लो, देखो 6000 और प्लस, ठीक है, ये हो गया 300 इज इक्वल टू Q2 और बाय ये कितना हो जाएगा 290, है ना? ठीक है, तो यहां से देखो कैंसिलेशन होगा, ठीक है ना? 1 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा, 200, तो Q2 हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना? Q2 इज इक्वल टू कितना निकल जा रहा है, 5800, है ना, कैलोरी। तो ये निकल गया। अब देखो W हम लोग जानते हैं कि इसमें Q1 इज इक्वल टू, देखो इसमें ऐसा होगा ना कि हमने Q2 हीट पंप ने लिया, वर्क डन लिया W, और इसमें सारा Q1 ट्रांसफर कर दिया। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होता है ना कि इसका सम Q1 के इक्वल होता है। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q2 प्लस W, तो W इज इक्वल टू हो जाता है Q1 माइनस Q2। तो ये मतलब 200 कैलोरी हो गया पर सेकेंड, इतना आ जा रहा है आंसर। तो 200, इसमें आंसर शायद वॉट में दिया हुआ है ना, 200 कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कह रहे हो? क्या 16,000 है? अरे हाँ 6000 ही है, 1000 ही तो लिए हुए हैं, 1000 ही तो लिए हैं। एक मिनट, इतना जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको बस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना? तो 4.2 को इससे करोगे तो 840 हो जाएगा, है ना? 840 वॉट, इतना इसका पावर हो जाएगा, ठीक है ना? दैट इज द पावर। इतना आंसर दिया हुआ है, देखो जरा, ठीक है, ठीक है। तो 840 वॉट इसका हो जाएगा, ठीक है ना? सर 35। एक मिनट, 35 क्या लिखा हुआ है, देखो 35 देखो जरा, ए हीट इंजन इज यूज्ड टू ड्राइव ए हीट पंप, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम इंजन and from the heat pump are used to beat the water circulating through radiators of a building. The efficiency of heat engine is 27% and coefficient of performance of heat pump is 4. The ratio of heat transfer to the circulating water to the heat transfer to the heat engine is, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन देखो क्या है, ए हीट इंजन इज यूज्ड टू ड्राइव ए हीट पंप, मतलब देखो ऐसा हो गया ना कि इंजन ऐसा हो गया, ये मान लीजिए कोई ऐसा कहीं से, इसका जो वर्क डन है ना उसको हीट पंप में, ये हीट पंप हो गया, हेलो, हीट पंप है। हीट पंप मतलब समझ लो रेफ्रिजरेटर जैसा होता है ये, ठीक है ना? तो heat engine is used to drive a heat pump. The heat transfer from heat engine and from the heat pump are used to beat नहीं होगा, heat होगा, है ना? heat
यूज टू हीट द वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू रेडिएटर ऑफ द बिल्डिंग, मतलब वाटर को हीट करने के लिए। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 27% एंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज 4। द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर टू द हीट ट्रांसफर, सर क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर टू द हीट ट्रांसफर टू द हीट इंजन। देखो मतलब ऐसा है क्वेश्चन, ये मान लो इंजन है, इसने मान लो इधर से कहीं से ये सोर्स है और ये सिंक है, ठीक है ना, इससे हीट लिया इसने Q1, ठीक है ना और हीट पंप में W वर्क दिया। अब हीट पंप क्या कर रहा है कि ये जो है ना ये मान लो सर्कुलेटिंग वाटर है, ये जो है ना, सपोज कर लो दिस, इसको बोला जा रहा है सर्कुलेटिंग वाटर, ठीक है। एक मिनट, देखो इसको हम मान लो बोल देते हैं कि ये जो है ना सर्कुलेटिंग वाटर है किसी बिल्डिंग में, तो जिसमें हीट पंप हीट देगा, इसमें हीट मान लो इसने Q1 दिया और इधर से हीट लिया इसने Q1 डैश और ये Q2 डैश, ठीक है ना, ऑलराइट, और इसमें इसने हीट दिया Q2, ठीक है, ऑलराइट। तो ये सिचुएशन है। तो अब देखो मतलब ऐसा कुछ बस सर्कुलेटिंग वाटर वगैरह कोई ज्यादा यूज यहाँ पे है नहीं। इसमें देखो यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग लिखते हैं ना, तो इसमें आप अल्टीमेटली हीट पंप में देखो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसने कितना हीट ट्रांसफर किया, ठीक है ना, जैसे सर्कुलेटिंग वाटर में कितना हीट ट्रांसफर किया वो इंपॉर्टेंट इसमें होता है। तो इसमें ऐसा हो जाएगा Q1 डैश, ठीक है ना, अपॉन W, ये बेसिकली इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, और ठीक है, और इसमें इसमें तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है, इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 27 दिया हुआ है। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी हैव। बस इतना ही तो है ना। इसमें कितने अननोन हो रहे हैं, इसमें हमें रेशियो निकालना है, मतलब हमें फाइंड करना है ये रेशियो Q1 डैश बाय Q1, ये निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड। ठीक है हाँ, नहीं इस क्वेश्चन में नहीं, हीट पंप में जनरली देखो क्या होता है कि हीट पंप में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हीट कितना ट्रांसफर किया, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए आउटपुट समझ लो ये है, और रेफ्रिजरेटर में होता है कि उसने हीट कितना एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना। तो जैसे सिंक से कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया वो इंपॉर्टेंट होता है रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर में इसलिए चलो Q2 बाई W लिख दें, ठीक है ना, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का मेन टास्क होता है कि कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया वो देखा जाता है, हालांकि वर्किंग दोनों का एक ही जैसा है, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो समथिंग, मतलब हमें खुद से जानते हो कुछ इनपुट इसमें देना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा जानते हो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो क्या लिखा हुआ है, हीट इंजन इज यूज टू ड्राइव ए हीट पंप, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीट इंजन एंड फ्रॉम द हीट पंप, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हीट इंजन एंड यूज्ड, the heat transfer from heat engine and from the heat pump are used to heat water circulating through the radiators of a building. Efficiency of heat engine is 27 degrees Celsius and the coefficient, इसमें ये जो लिखा गया ना, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हीट इंजन एंड फ्रॉम द हीट पंप आर यूज्ड टू हीट वाटर circulating in a building. Efficiency of heat engine is 27%, the option. The ratio of heat transfer to the circulating water to the heat transfer to the heat engine. इसमें तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें लग रहा है स्लाइटली मिसिंग है,
सर जो ये वाला हीट पंप वाला डायग्राम है वो इसके नीचे शायद बन जाएगा, Q2 के नीचे Q2 और Q1 डैश दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। एक मिनट। अच्छा ये सही कह रहे हो, ठीक है। इसको बोल रहे हो तुम W अपॉन Q1 लिख दिया। अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पे आ जा रहा है ना। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ सही, मतलब ठीक है। इसको हम अगर एफिशिएंसी इसकी ऐसे लिखते हैं ना W अपॉन Q1, हाँ तो ये क्यों Q2 में हम लिख दिए थे इसलिए थोड़ा नोन जैसा लग रहा था। ठीक है। तो इसको 1 कर दो और इसको 2 कर दो, ठीक है ना। ये 2, हाँ ठीक है, बस ऐसे ही बन जाएगा। तो इन दोनों को जो है ना बस मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 2, ठीक है ना। तो 1 इंटू 2 करोगे ना तो W देखो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी तो इसकी हम ऐसे भी लिखते हैं ना W अपॉन Q1, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा Q1 डैश अपॉन Q1 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 27 इंटू 4 बाई 100। तो यही आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, ये समझ रहे हो ना आप लोग। हमने एफिशिएंसी ऐसे लिख दिए थे 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो ऑब्वियसली इसको ऐसे लिखोगे ना Q1 माइनस Q2 बाई Q1 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू W बाई Q1 है एक्चुअली, ठीक है। तो एफिशिएंसी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आ जा रहा है। ओके, क्या हुआ सर? आंसर मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच नहीं कर रहा है। हमारा आंसर कितना आ रहा है? उल्टा तो नहीं है इसका, इनवर्स निकाल ले, देखो जरा। इनवर्स होगा ना 1 पॉइंट, मतलब उल्टा हो गया और क्या। रेशियो मतलब उल्टा निकाला होगा। रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर टू द हीट ट्रांसफर टू द इंजन 0.9 होना तो यही चाहिए, निकाले तो 0.92 आ रहा है। और आंसर कितना दिया हुआ है 35। तो 0.5 to 0.6 दिया हुआ है, होना तो यही चाहिए, जानते हो। मतलब देखो जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हो सकता है 1-2, ठीक है। देखो जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सर 8 में ना वो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये जो है ना, देखो जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग तो यही हम लोग कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अभी कौन सा क्वेश्चन तुम बोल रहे हो, 1 मिनट बताओ। इसमें हार्ड कॉपी में, इसी असाइनमेंट में, चलो एक देख लेते हैं और, ठीक है। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर पता ही नहीं चल रहा है, देखें लाओ। 32, एक मिनट देख। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। इट सेज यूजिंग एन इंजन ऑफ 30% thermal efficiency to drive a refrigerator having coefficient of performance 5, what is the heat input into the engine for each megajoule? each megajoule है ये, m का मतलब हो गया 10 power 6 है ना, मेगाजूल कहना पड़ेगा, 10 power 6 लिखना होगा, ठीक है ना। हीट रिमूव फ्रॉम कोल्ड बॉडी बाय द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। देखो तो इसमें ऐसा है ना, ये इंजन, ऐसे इंजन लिख देते हैं इसको रेफ्रिजरेटर बोल देते हैं, तो इंजन ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मान लो इंजन बना दिया, ये रेफ्रिजरेटर बना दिया हमने, ठीक है ना। तो इंजन मान लीजिए हीट इससे ले रहा है, ये Q1 हीट लिया और इसमें Q2 दे दिया, इसमें W वर्क किया, ये वर्क इसमें चला गया, ठीक है ना। अब मान लो ये जो है ना एक अलग, ये बेसिकली इस तरह से है, ठीक है ना। तो इससे इसने हीट लिया, सपोज करो Q2 डैश, और इसमें ट्रांसफर कर दिया Q1 डैश, ठीक है ना। ये रेफ्रिजरेटर हमने बना दिया, यही तो होता है ना रेफ्रिजरेटर में। ये मान लो कोल्ड जंक्शन है, ठीक है ना, ये कोल्ड जंक्शन, ये हॉट जंक्शन है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखो इसमें बोला गया है इसकी एफिशिएंसी जो है ना, इसकी एफिशिएंसी 30% बोली गई है। तो मतलब W बाय Q1 लिखोगे, देखो एफिशिएंसी इंजन का तो ऐसे लिखते हो ना, E यहाँ पे इंजन के लिए लिखा गया, R रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना। तो इंटू 100 कर दोगे तो ये बोला गया है 30 है, 30, ये हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसमें बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसका जो है ना वो बेसिकली, तो मतलब Q2, देखो इसमें हीट
कोल्ड जंक्शन से कितना एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें Q2 डैश अपॉन W लिख दोगे तो दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और डिवाइडेड बाय W, ठीक है ना, दैट इज 4, ठीक है। तो ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें बोला जा रहा है कि फॉर व्हाट इज द हीट इनपुट टू द इंजन, मतलब Q1 निकालना है इसमें। Q1 इक्वल टू व्हाट पूछा गया है, ठीक है ना। और Q2 डैश इसमें दिया हुआ है, Q2 डैश इज इक्वल टू मेगा जूल है, वही बोला गया ना। फॉर ईच मेगा जूल हीट मेगा जूल रिमूव फ्रॉम कोल्ड बॉडी बाय द रेफ्रिजरेटर, मेगा जूल का मतलब 10⁶ जूल हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। तो बस यही है। तो ये फिर से वही, ये क्वेश्चन भी वैसे ही बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये 1 और ये 2 हो गया, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो देखो बेसिकली फिर से वैसे ही हो जाएगा। Q2 डैश अपॉन क्या हो जाएगा Q1, ठीक है ना, और इंटू 100, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 30 इंटू 4 हो गया। हाँ 5 दिया हुआ है, हाँ 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 है, ये 5 है, तो 5 लिख दोगे बस यहाँ पे, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 10⁶ दिया हुआ है और ये Q1 हो गया, ठीक है ना, और इनटू ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 बच गया इज इक्वल टू 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से Q1 निकल जाएगा Q1 इज इक्वल टू 10⁶ और डिवाइडेड बाय इंटू 2/3 आ रहा है, दैट्स द आंसर। सर हाँ सर लास्ट क्वेश्चन में आपने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में Q1 डैश बाय W लिख दिया था। अरे वो हीट पंप था, समझ गया ना। हीट पंप में देखो, हीट पंप में जो है ना, ऐसे ध्यान रखोगे वो दोनों एक ही जैसा काम करता है। हीट पंप में ऐसे लिखेंगे, हीट पंप लिखोगे ना तो हीट पंप में एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि वो कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें Q1 डैश बाय W लिखोगे। और रेफ्रिजरेटर जो है ना, रेफ्रिजरेटर इसमें लिखोगे Q2 डैश बाय W, ठीक है ना। मतलब इसमें कितना, रेफ्रिजरेटर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये Q2 बाय W इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखेंगे, ठीक है ना। और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इतना लिखते हैं, ठीक है ना, समझ गया ना। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीट पंप कितना हीट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें है कि कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये बेसिकली रोल होता है। चलो एक बार देख लोगे उसमें, ठीक है ना। नहीं वो तो सेंटेंस का उसमें मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन अगर हम वो तो फॉर्मूला तो ऐसे ही बनेगा ना, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। सेंटेंस में कुछ भी लिखो, ठीक है, फॉर्मूला तो ऐसे ही रहेगा ना बेसिकली। नहीं डायग्राम मान लो चेंज होगा लेकिन उसमें तो ऐसे ही रहेगा ना, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं जा रहा है ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली देखो क्या है कि उसमें अगर सिर्फ हम एक हीट पंप को देखते हैं और इसको इंजन को अलग से देखते हैं तो उसकी एफिशिएंसी तो डिफाइन ऐसी होगी ना। नहीं देखो ऑब्जेक्ट किसको जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। देखो अल्टीमेटली हम देखेंगे ना कि हीट क्या बोलते हैं कितना ट्रांसफर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो ना, ठीक है ना। तो इंडिविजुअली दोनों को देखें तो लिखना तो वैसे ही पड़ेगा। और अगर वैसे नहीं सॉल्व होगा ना तो क्वेश्चन फिर सॉल्व भी नहीं होगा वो, क्योंकि कैंसिलेशन भी तो चाहिए हमें वहां पे, ठीक है ना। और राइट, तो इसका आंसर मैच कर रहा है, देखो जरा इसका Q1 इतना आ रहा है, ठीक है। तो बस यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी फिर टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। क्या आज गुरु पूर्णिमा है? यस हाँ सर। थैंक यू, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सर कॉर्फ ट्रेसिंग का थोड़ा सेकंड पार्ट भी कभी क्लास कर दीजिए सर, वो थोड़ा मतलब साइन कॉस वो ग्राफ सब। किसका? सर कॉर्फ ट्रेसिंग का सेकंड पार्ट सर, अच्छा वो चलो करा मतलब देंगे, रह गया है वो। करा देंगे सर। और न्यूक्लियर भी आप ही पढ़ाइए सर। चलो हम देखते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास कितने बजे होगी? स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेट स्टार्ट होगा बस।